अकेला राजा कोई काम नहीं कर सकता है ना। देखो, राजा को गाइड करने के लिए, एक सजेशन देने के लिए एडवाइजरी टीम होगी, ठीक है, उनके मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, साथ साथ में तुम्हें बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तो इस तरीके से वो अपने काम को ना बांट देगा। अपने साथ काफी ज्यादा मात्रा में ना जो है मिनरल्स बहाकर लेकर आती हैं, मिट्टी हो गए, कंकड़ पत्थर हो गए, मिट्टी में काफी सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो लेकर आएगी, मिट्टी बहाकर दूसरे एरिया से लेकर आएगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 1st सेंचुरी में गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो आ जाएगा क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज एट 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या समझने वाले हैं? इस चैप्टर में के अंदर हम समझने वाले हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद किस तरह से नए नए स्टेट्स बनते हैं, राइट। और स्टेट्स के बनने से उनमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस होंगे। वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। नए नए स्टेट्स बनेंगे तो कितने स्टेट बनेंगे, उनमें से कौन सबसे पावरफुल स्टेट्स बनेगा, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फार्मिंग में भी देखेंगे किस तरह से एक टर्निंग पॉइंट आता है, किस तरह से लोग कल्टीवेशन करते हैं जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा होता है। वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, राइट। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे पढ़ने वाले हैं। क्या इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे कि आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पेन 1500 ईयर्स देयर वर द सेवरल डेवलपमेंट द डिफरेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट किसको बोल रहे हैं? मतलब इंडिया के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद किस तरह से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, फिर पॉलिटिकल चेंजेस भी आएंगे, सोशल चेंजेस भी आएंगे। तो वो चेंजेस कौन कौन से हुए थे इसमें बताएंगे, ठीक है। तो 1500 क्या बताया गया है कि आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द स्पैन, मतलब 1500 के बीच में क्या होता है? डिक्लाइन तो हो गया था, बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। किसी को पता भी नहीं था कि बहुत साल पहले यहाँ पर किसी हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम की एक सिविलाइजेशन भी रही होगी, राइट। तो नहीं पता था, लेकिन बाद में चीजें कैसे रीस्टार्ट होती है। तो ये 1500 ईयर्स के बीच में, यानी कि डिक्लाइन होने के बाद से और नए नए स्टेट बनने के बीच का जो पीरियड है, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा? उसमें ऋग्वेद को कंपोज किया जाएगा। अब ये ऋग्वेद को कंपोज कौन करेंगे? देखो, दिस वाज आल्सो पीरियड ड्यूरिंग द विच ऋग्वेदास वाज कंपोज्ड बाय द पीपल। अब एक रीजन हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये भी तो पढ़ा था ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है? आर्यंस के आने से। तो कुछ लोग बाहर से आएंगे, आउटसाइडर्स आएंगे, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आएंगे, वहां पर आकर सेटल्ड हो जाएंगे। इन्हीं में से लोग क्या करेंगे? जो इंदस रिवर थी, ठीक है, जो सिविलाइजेशन जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी ना, जिसको इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, तो इस इंदस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में लोग रहना बसना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहीं पर पानी की अवेलेबिलिटी थी, यहीं पर उनको फिशिंग वगैरह करते थे, तो यहीं पर उनको खाना वाना मिल जाता था। तो ये जो इंदस रिवर है और इसके आसपास में जो छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, यानी कि इनकी जो सहायक नदियां थी, कौन कौन सी? रावी, ब्यास, झेलम, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब और सतलज, यही थी ना, 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज थी ना। इन्हीं के आसपास से पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो बसी हुई थी। अब वो डिक्लाइन होने के बाद यहां से बाहर से आर्य लोग आएंगे और यहां पर रहना स्टार्ट कर देंगे, और इन्हीं नदियों के किनारे बैठकर वो क्या करेंगे? ऋग्वेद को कंपोज करेंगे। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद माना जाता है, और ऋग्वेद की रचना के बाद में चीजें उसी तरीके से चलने लगेगी जिसमें कि ये सारी चीजें उसमें कंपोज की गई थी। ऋग्वेद वाज कंपोज बाय द पीपल। तो किसने लिखा? ये बाय द पीपल लिविंग अलोंग द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जेम्स प्रिंसेप। तो ये फिर हमने क्या है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेद को कंपोज करने के बाद, तो ऋग्वेद को कंपोज किसने किया? जो इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में रहने वाले लोग थे, उन्होंने ऋग्वेद को कंपोज किया। उसके बाद जो जेम्स प्रिंसेप होंगे, ये कौन होंगे? जेम्स प्रिंसेप एंड ऑफिसर ऑफ द मिंट। तो ये जेम्स प्रिंसेप कौन होंगे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मिंट करने वाले ऑफिसर थे, जो कॉइन्स को मिंट करते हैं ना, और कॉइन्स पर जो चीजें लिखी होती है, जो कंटेंट लिखता होता है, उसको डिसाइफर करने का काम करते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड द खरोष्टी। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। ये जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसका ब्रीफ, इसका जो डिटेल है वो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये जो स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही इसको डिसाइफर किया था। इससे पहले किसी को भी ये क्रेडिट नहीं दिया जाता, क्योंकि किसी ने पहचाना ही नहीं था, ना ही उनको पहचाना गया था। तो सबसे पहले इन्होंने 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। दीज स्क्रिप्ट वर यूज द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड द कॉइन। अब ये इस तरह की जो स्क्रिप्ट होती थी, ये जो
पहले के जो इंस्क्रिप्शंस थे, पहले के जो कॉइन्स थे, उनके अंदर जो कंटेंट लिखा होता था इन्हीं स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होता था। स्क्रिप्ट अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होती है, जो हमें लैंग्वेज लिखने का तरीका सिखाती है, और लैंग्वेज तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, अब बात आते हैं हमारे इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अगले फेज की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंशन ऑफ द किंग रेफर टू द, अब ये जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए है ना, देखो हड़प्पा के डिक्लाइन होने के बाद अब ये जो जगह जगह पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सकवेशंस करते हैं ना, एक्सकवेशंस मतलब खुदाई के दौरान उनको जो चीजें मिली, तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। हालांकि हमें हड़प्पा में भी चीजें मिली, रिटन कंटेंट मिला, लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया जाता, इसीलिए उसको एनाग्रामेटिक स्क्रिप्ट कहा जाता है, राइट। लेकिन उसके बाद से जो स्क्रिप्ट मिली, जो हमें स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली इंस्क्रिप्शंस के अंदर, कॉइन्स के ऊपर लिखी हुई मिली, तो काफी ज्यादा मात्रा में मिली, तो काफी सारे इंस्क्रिप्शंस मिले। उन इंस्क्रिप्शंस में दो वर्ड बहुत कॉमन मिले, तो क्या थे, एक तो पियदस्सी था, ये रहा, एक तो पियदस्सी था, और दूसरा क्या था, जो पियदस्सी था और देवपेय। ठीक है, तो ये दो वर्ड देव, देवन पिया। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, देव पिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड। ठीक है, बिलव्ड ऑफ गॉड। देव पिया का मतलब होता है भगवान का प्यारा, और पियदस्सी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी कि जिसको देखकर अच्छा लगता है। ये दो नाम हमें बहुत से इंस्क्रिप्शंस में मिले हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, तो समझ नहीं पाए थे कि ये एक्चुअली कौन से राजा के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि राजा ने डायरेक्ट अपना नाम नहीं लिखा था, तो अपने नाम के अलावा मतलब उसको चेंज करके पियदस्सी और ये लिखा था, देव पिया लिखा था। काफी सारे इंस्क्रिप्शंस में ये दो नाम पाए गए। देयर वर द फ्यू इंस्क्रिप्शंस व्हिच आल्सो रेफर टू द किंग अशोका। फिर हमें कुछ और इंस्क्रिप्शंस मिले, फिर पता चला कि ये जो देव पिया है और ये पियदस्सी है, ये अशोका के ही नाम है। अशोका ने अपने आप को इंस्क्रिप्शन में अशोक ना लिखवा करके उन्होंने अपना नाम देव पिया और पियदस्सी लिखवाया। यूरोपियन एंड द इंडियन स्कॉलर्स यूज्ड टू इंस्क्रिप्शन एंड द टेक्स्ट कंपोज इन द वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज। हमारे हिस्टोरियन को हिस्ट्री का पता कैसे चलता है, हिस्ट्री का पता चलता है कि जिस तरीके से कोई भी चीज है वो पास्ट में हुई है। ठीक है, अब वो पास्ट में हुई है, हमें कैसे पता चला, उस टाइम में तो हम थे नहीं, तो हमारे हिस्टोरियन को काफी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके लिए काफी सारे सोर्सेज जुटाने पड़ते हैं, उस चीज को स्टडी करने के बाद फिर उसको हिस्ट्री में रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इंस्क्रिप्शंस मिले, कॉइन्स मिले, और बहुत सारी चीजें मिली, टेक्स्ट बुक मिली, ठीक है, ट्रैवलॉग्स मिली, तो इन सबको स्टडी करने के बाद तब जाकर एक फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है, और फिर उसमें हिस्ट्री में उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हिस्टोरियन के पास थोड़ी ना कोई भगवान आकर के उनको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, तुम इस तरह से हिस्ट्री लिख दो, नहीं, उनके लिए उनको सोर्सेज जुटाने पड़ते हैं। अब आप जब पढ़ाई करते हो तो डिफरेंट टाइप की जो है वो क्वेश्चन पेपर लेकर आते कि हमें पीवाईक्यूज मिल जाए, हमें सैंपल पेपर मिल जाए, हमें मॉक टेस्ट मिल जाए, तो पढ़ाई के लिए आप बहुत सारे सोर्सेज को जुटाते हो ना, कि हम अपनी प्रिपरेशन यहाँ से भी कर ले, यहाँ से भी। तो ऐसे ही हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पास्ट को जानने के लिए उन्होंने काफी चीजों की स्टडी की, तब जाकर उन्होंने हिस्ट्री में उसको मेंशन किया। ठीक है, नाउ अब क्या था कि कंपोज अ इंस्क्रिप्शन एंड द टेक्स्ट कंपोज इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। काफी सारी लैंग्वेजेस में हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये मिले, टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइनेज ऑफ मेजर डायनेस्टी दैट हैड रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट। इससे हमें यह पता चलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस किस डायनेस्टी ने कहां पर रूल किया, कौन कौन से राज्यों को जीता, कहां तक उसका पूरा का पूरा एम्पायर एक्सटेंडेड था। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, टेक्स्ट बुक से, हमें इंस्क्रिप्शन से, हमें जो है कॉइन से भी पता चलता है, ट्रैवलॉग से भी पता चलता है। तो काफी सारी चीजें, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे हिस्टोरियन को यहां से मिलती है। अब करते हैं द अर्लीस्ट स्टेट। जब डिक्लाइन हो गया था पूरी तरीके से, हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल नष्ट हो गई थी, कोई नामो निशान नहीं बचा था उसका, तो दोबारा से ये जो इमर्जेंस होती है, स्टेट्स बनते हैं, लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनकर कहीं कहीं जगह पर रहने लग जाएंगे। अब एक एग्जांपल के देती हूं मैं आपको, एक बहुत ही अच्छे तरीके से बताती हूं। जैसे मान लीजिए ये आर्यंस जो आए, ठीक है, ये इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में आकर बसने लगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये क्या करेंगे, कोई ग्रुप यहां पर रहेगा, ट्राइब्स में रहेंगे लोग, ठीक है, तो ये यहां पर रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे, तो कोई कहीं कहीं रहेगा, कोई यहां रहेगा, कोई यहां रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में ये रहने लगे, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है, जहां पर ये लोग रहने लग गए तो लोगों को क्या कहा जाता है, लोगों को कहा जाता है जन। हिंदी में पढ़ा होगा ना, लोगों को क्या कहा जाता है, जन कहा जाता है। अब ये जो लोगों का ग्रुप बनकर इकट्ठे होकर के रहने लगेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जनपद। क्या बन जाएगा, ये जनपद बन जाएगा, राइट।
अब ये जनपद का कोई ना कोई तो हेड होगा ना, मतलब ये जो ट्राइब है इसका कोई ना कोई हेड होगा, ताकि वो सारी चीजों को अच्छे से सुपरवाइज कर सके, गाइड कर सके लोगों को। तो इनका जो हेड होगा उसके दिमाग में कभी ना कभी तो ये आएगी ना, यार मैं क्यों ना अपना ये छोटा सा जो मेरा ये है ट्राइब है, क्यों ना मैं अपनी ट्राइब को बड़ा कर लूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए मुझे दूसरी ट्राइब को क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। इसके दिमाग में आएगा यार क्यों ना मैं इसको अटैक करके इसको अपनी ट्राइब में मिला लूं और मेरी ट्राइब फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। क्लियर? तो ये क्या करेगा, हेड इसको अटैक करके और इसको अपने ट्राइब में मिला लेगा। अब इसकी ट्राइब हो जाती है बड़ी। तो एक बार अगर इसने इसको एक्वायर कर लिया, अटैक कर लिया, इसको जीत लिया, अपने कब्जे में कर लिया, इसका दायरा बड़ा हो गया, फिर ऐसे ही क्या करेगा दूसरे पर, ये दूसरा क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो अब ना लैंड को एक्सपेंशन करने की, लैंड को एक्सटेंड करने की उनके अंदर कंपटीशन लग जाता है। कौन कितना ज्यादा लैंड जो है वो एक्वायर कर सकता है, किसका, कौन अपनी ट्राइब को सबसे बड़ा कर सकता है। तो यही क्या करेंगे आगे चल करके, ये जब इसकी ट्राइब का साइज बड़ा हो जाता है, एरिया बड़ा हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है महाजनपद। समझ में आ गया? महाजनपद कैसे बने, महाजनपद यानी कि पहले जन बने, जन से फिर जनपद बने और जनपद से फिर क्या बन गए, महाजनपद। तो ये जो ट्राइब थी पहले एक थी, जनपद थी, फिर जब उसने दूसरे पर अटैक करके अपने दायरे को बड़ा कर लिया, अपनी सीमाओं को बढ़ा लिया, तब इसको नाम क्या दे दिया गया, जनपद दे दिया। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में हम इसको क्या कहेंगे, इस जनपद को क्या कहेंगे, इस जनपद को कहेंगे हम सिटीज। ठीक है, जनपद को क्या कहेंगे हम, सिटीज। तो बहुत सारे सिटीज बनकर के क्या बनाती हैं, एक स्टेट बनाती है ना। तो स्टेट बनेगी तो स्टेट क्या हो जाएंगे, उस टाइम में इन स्टेट्स को ही क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। और जब बहुत सारे स्टेट मिल जाएंगे तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा एम्पायर बन जाएगा। समझ में आ गई ये जर्नी क्या थी, क्लियर? हाँ, तो 6th सेंचुरी को एक मेजर टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है। ऐसा क्या हुआ था 6th सेंचुरी में जिससे कि इतना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में माना जाता है, सॉरी इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है। तो 6th सेंचुरी बीसी इज ऑफन रिगार्डेड द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले क्या चीज नहीं हुई थी और इसके बाद क्या चीज हुई, इसलिए इसको मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा। अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जो डैनास टेक्स्ट में एक चीज मेंशन की गई है कि 16 महाजनपद, 16 स्टेट्स नोन एज द, अभी जो स्टेट्स होंगे ना इन्हीं को क्या कहा जाएगा, इन्हीं को ही महाजनपद कहा जाएगा। जनपद का मतलब क्या होता है, जनपद मींस लैंड वेयर द जन यानी कि पीपल, जहां पर लोग इकट्ठे होकर रहने लगेंगे उसको क्या कहा जाएगा, जनपद कहा जाएगा। और इसका इस वर्ड जनपद वर्ड का यूज जो है वो प्राकृत और संस्कृत भाषा में भी हुआ है। मोस्ट ऑफ द महाजनपद वर रूल्ड बाय, अब इन महाजनपद में जब ये जनपद से महाजनपद बन गए तो इन महाजनपद में अब एक राजा बनने लगेगा। ठीक है, एक राजा होगा जो कि पूरे अपने पूरे जनपद महाजनपद को सुपरवाइज करेगा, उसका हेड होगा और सारे के सारे मेजर डिसीजन वो राजा ही लिया करेगा। रूल रेगुलेशंस बनाएगा, वही रूल रेगुलेशंस जो है वो फॉलो किए जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द महाजनपद वर रूल्ड बाय द किंग। ठीक है, तो किंग उस पर रूल करता था, विच इज नोन एज द, तो ये क्या बोलते हैं, इसको घानास या संघास कहा जाता है। किसको बच्चे, किसको, जो ये होते हैं मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय द किंग विच सम नोन एज द घानास और संघास। तो इनको क्या कहा जाएगा, महाजनपद को घाना और संघा कहा जाएगा, जो कि एक किंग के द्वारा रूल किया जाएगा। राइट, दे वर द ओलिगेचिस। अब ये जो किंग्स होंगे ये क्या होंगे, ये ओलिगेचिस होंगे, मतलब ये जो महाजनपद होंगे ना, तो महाजनपद पर रूल करने वाला जो राजा होगा वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अकेला राजा कोई काम नहीं कर सकता है ना। देखो, राजा को गाइड करने के लिए, एक सजेशन देने के लिए एडवाइजरी टीम होगी। ठीक है, उनके मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, साथ साथ में तुम्हें बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। तो इस तरीके से वो अपने काम को ना बांट देगा। ठीक है, तो ये ओलिगार्ची क्या होता है, वेयर द पावर वाज शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ द मैन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा। ठीक है, तो अब ये जो पावर होगी ना वो अलग अलग कामों के आधार पर बांट दिया जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, और जिसको वो काम सौंपा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको राजास कहा जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है, तो किंग को क्या माना जाता था, मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वर रूल्ड बाय द किंग विच सम नोन एज द घानास और संघास। तो इनको क्या माना जाएगा, घानास और संघा माना जाएगा। और घानास और संघ पर रूल करने वाले जो राजा होंगे,
ठीक है, जो ट्राइब्स वगैरह होगी तो बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तुम्हें ये काम करना है वो काम करना है, जिसको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उनको क्या बोला जाएगा, राजा बोला जाएगा। महाजनपद, ईच महाजनपद है द कैपिटल, तो हर एक महाजनपद की, यानी कि आज भी आप देख रहे हो ना, हर एक स्टेट की अपनी कैपिटल होती है, तो महाजनपद की भी अपनी कैपिटल होती थी, विच वॉज फोर्टिफाइड, जिसको कि फोर्टिफाइड किया जाता था। फ्रॉम द 6th century BC onwards, ब्राह्मणास बिगेन कंपोजिशन संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्र। बच्चे देखो, ये धर्मसूत्र बनेगा। धर्मसूत्र का मतलब होता है, सूत्र का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला, है ना। सूत्र का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला जो होगा उसी के बेस पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, यानी कि किसी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला पुट करके तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालते हो ना। तो ऐसे ही राजा जो काम करेगा अपने राज्य में, तो वो धर्म के अकॉर्डिंग करेगा। धर्म के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे रूल्स मेंशन किए जाएंगे कहां पर, धर्मसूत्र में। और इसको धर्मसूत्र को कंपोज किसने किया, ये किया ब्राह्मणों ने। इसी धर्मसूत्र को क्या कहा जाता है, धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और धर्मसूत्र भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो अब ये कौन कौन से कितने महाजनपद होंगे, तो टोटल 16 महाजनपद होंगे। टोटल कितने महाजनपद होंगे, टोटल 16 महाजनपद होंगे। तो ये 16 महाजनपद का आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन से होंगे। जैसे देखो, ये हो गया आपका मगध हो गया, ठीक है, मगध हो गया, और कौसाम्बी हो गया, कौशल हो गया, श्रावस्ती हो गया, पांचाल हो गया, ठीक है, और सूरसेन हो गया, राइट, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, ठीक है, चेदी हो गया, राइट। तो बहुत सारे, ये 16 टोटल 16 महाजनपदाज होंगे, और 16 महाजनपदाज की अपनी एक अलग अलग कैपिटल होगी, जो कैपिटल भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। कैपिटल से क्वेश्चंस नहीं आते, बस इससे आपका जो मैप क्वेश्चन बनेगा वो मगध से बनेगा, ठीक है। वो क्या बनेगा, किससे बनेगा, मगध से बनेगा। तो मगध के बारे में हम जानने वाले हैं आगे, ठीक है। चलिए, ये ऊपर भी है, तो ये आपका कांधार हो गया, ठीक है, ये कंबोज हो गया, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 16 महाजनपदाज है। अश्माक हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे महाजनपद है। टोटल 16 महाजनपदाज होंगे, राइट। तो इनमें से जो सबसे पावरफुल महाजनपद होगा, 16 महाजनपद थे, पावरफुल थे, लेकिन उनमें से भी अगर दी बेस्ट निकाला जाए तो कौन था, मगध था, ठीक है। तो बिटवीन द, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि बिटवीन द 6th and the 4th century BC, मगध इन प्रेजेंट डे बिहार। तो पहले का मगध और आज का बिहार, पहले इस बिहार को ही मगध बोला जाता था। तो बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, मगध वॉज अ रीजन वेयर द, अब ये मगध ऐसा था जिसके अंदर ना वैरायटी ऑफ सोर्सेस थे, नेचुरल रिसोर्सेज काफी थे, रिवर भी थी, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी वहां पर बहुत ज्यादा थी, जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता था। तो इसी वजह से, इन रीजंस की वजह से ही ये जो महाजनपद है, कौन सा, मगध, ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जैसे देखो, मगध वाज रीजन वेयर द एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव, ठीक है। तो इनकी जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। तो जितनी अच्छी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होगी उतना ही अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा। सो आयरन माइंस भी होने की वजह से, क्योंकि बिहार में आपने देखा ना कि बिहार झारखंड वगैरह साइड में, तो अब तो झारखंड अलग हो गया है, तो पहले ये उन्हीं का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें आयरन माइंस बहुत पाई जाती थी। तो हड़प्पा में हमने देखा कि लोग आयरन से तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि आयरन जैसे भी कोई मेटल होती है। लेकिन अब यहाँ आने से उनको पता चलेगा कि आयरन माइंस के होने से उनको क्या जो है एक बेनिफिट मिल सकता है। तो वो आयरन से वेपन्स वगैरह बनाएंगे, आयरन से टूल्स वगैरह बनाएंगे, जो कि आर्मी में काम आएंगे, और जो कि जो डेली की चीज़ें होती हैं, डेली जो टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं किसी काम को करने के लिए, अब वो लोहे के बनने लगेंगे, जिससे कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हो गई, या फिर आर्मी में वेपन्स हो गए, या फिर कोई टूल्स वगैरह हो गए, तो धीरे धीरे ये अपने काम के हिसाब से उनमें डेवलप करते जाएंगे। सो दीज वर द एक्सेसिबल एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर द टूल्स एंड वेपन्स। इनसे टूल्स और वेपन्स बनाए जाएंगे। इनिशियली मगध की सबसे पहले जो कैपिटल थी वो थी राजगृह। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। फिर बाद में 4th सेंचुरी में राजगृह से इसको शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र में, जो कि आज का पटना है, ठीक है।
नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे मौर्य एम्पायर। तो अब हम क्या करेंगे, मगध डायनेस्टी, मगध पर काफी सारी डायनेस्टीज ने रूल किया, ठीक है, जैसे हर्यक डायनेस्टी हो जाएगी, फिर ठीक है आपकी शुंग डायनेस्टी हो जाएगी, कंग डायनेस्टी हो जाएगी, ये तो बाद में मौर्य को रिप्लेस करेगी, लेकिन इस पर काफी सारी डायनेस्टीज ने रूल किया। तो हर्यक डायनेस्टी जो सबसे पहले थी, फिर उसके बाद आ जाएंगे नंद डायनेस्टी वगैरह होगी, जो कि रिप्लेस करेगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, नंद डायनेस्टी के रूलर्स को हरा करके और खुद वहां पर प्लेस हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन 321 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था, 321 बीसीई में इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये इनके फाउंडर माने जाते हैं। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि कब किया गया था, 321 में, और चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल। तो देखो किसी भी पावरफुल होने का ना रीजन क्या था, तो हमने अभी देखा कि सोइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा थी, रिवर के पास में लोकेटेड था, आयरन माइन बहुत ज्यादा थी, और इसके साथ में उसके मगध में ना फॉरेस्ट बहुत पाए जाते थे जहां पर एलिफेंट्स पाए जाते थे, और एलिफेंट्स आर्मी में काम आते थे, इसलिए उनकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो आर्मी स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है कि जब राजा लड़ने के लिए जाएगा तो आर्मी जीत करके आएगी, ठीक है, ये रीजन थे। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा रीजन था, वो क्या था, राजा का एम्बिशियस होना, ठीक है। राजा के अंदर अगर एम्बिशन होगी उस चीज को करने की, तो वो लगातार उस चीज के लिए प्रयास करता रहेगा, एफर्ट करता रहेगा। अब आप डेली डेली पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। आपका टारगेट है कि मेरे 95 अबव आए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती रहेगी, रिवीजन करनी होगी। ऐसे ही जो ये जो मौर्य एम्पायर थे, ठीक है, जो ये मगध था, इसके पावरफुल होने के तो काफी सारे रीजन थे, लेकिन मौर्य एम्पायर में जो सबसे बड़ा, जो एक कहते हैं ना कि हमने मेन पॉइंट जो होगा, वो होगा राजा का एम्बिशियस होना। इसीलिए ये जो है मौर्य एम्पायर इतना ज्यादा एक्सटेंड करेगा। मगध के में तो थे, ठीक है, क्योंकि उनमें जितने भी डायनेस्टीज ने रूल किया तो हर राजा जो है वो एम्बिशियस ही था, लेकिन मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य सबसे ज्यादा एम्बिशियस माने जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लैंड को कहां से, फॉर द नॉर्थ वेस्ट अप टू द अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान तक क्या किया, एक्सटेंड किया। अब हम करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्य एम्पायर। हमें मौर्य एम्पायर के बारे में कहां से पता चलता है, कुछ ना कुछ तो सोर्सेस कलेक्ट किए होंगे हमारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है। कौन कौन से सोर्सेस कलेक्ट किए हैं, तो ये हमें पता चलता है चाणक्य की अर्थशास्त्र से। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, और इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। हैज मेंशन द, इसके अलावा एक इंडिका बुक थी, इसके अलावा एक इंडिका बुक थी। इंडिका बुक किसकी थी, मेगास्थनीज की। किसकी थी, ठीक है, इंडिका बुक किसकी थी, मेगास्थनीज की। और कौटिल्य या चाणक्य की क्या थी, अर्थशास्त्री। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा का पूरा वर्णन किया है, कैसे वो लोग रहते थे, कौन सबसे महान राजा था, उसने क्या क्या किया। चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले कौन थे, चाणक्य ही तो थे ना। तो चाणक्य ने स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य डायनेस्टी के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ईच एंड एवरीथिंग उसको एक्सप्लेन किया है अपने इस अर्थशास्त्र में। बुद्धिस्ट, इसके अलावा अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की, इंडिका के अलावा बुद्धिस्ट हो गए, जैनास टेक्स्ट हो गए, पौराणिक लिटरेचर हो गए, एज वेल एज द इंस्क्रिप्शंस। इसके अलावा हमें बुद्धिस्ट से, जैनास से जो पौराणिक लिटरेचर है उनसे, और इसके अलावा जो ट्रैवलॉग्स थे, अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे, तो काफी सारी जगहों से काफी सारी रिसोर्सेज को सोर्सेज को कलेक्ट करके और हमारे हिस्टोरियन ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और तब जाकर इसको हिस्ट्री में मेंशन किया। इंस्क्रिप्शंस बहुत बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी राजा की हिस्ट्री को जानने के लिए भी, किसी भी एम्पायर की हिस्ट्री को जानने के लिए, पास्ट को जानने के लिए इंस्क्रिप्शंस वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में हर राजा की अचीवमेंट दी होती थी कि उस राजा ने उस पर अटैक करके उसको जीत लिया, ये लड़ाई कब हुई थी, किस किस के बीच हुई थी, वो सारी चीजें इंस्क्रिप्शंस में लिखी होती हैं, ठीक है। और फिर क्या था, इंस्क्रिप्शंस आल्सो मेंशन अबाउट द मौर्य एम्पायर, दीज आर राइटिंग इनग्रेव्स ऑन द हार्ट। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं बच्चे, इंस्क्रिप्शंस होते हैं इस तरीके से कि कोई भी हार्ड सरफेस होता है, ठीक है, या तो फिर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, शिलालेख होते हैं, या कॉपर प्लेट होती है, तो हार्ड सरफेस पे ना कुछ जब लिखा जाता है तो वो
बहुत जल्दी से रब नहीं होता, मतलब डिलीट नहीं होता या फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो अगर देखो, आपने भी देखा होगा कभी आप हिल स्टेशन वगैरह पर जाते हो घूमने के लिए, आउटिंग वाउटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर आप बड़े बड़े पत्थरों पर देखते हो राम राम लिखा होता है, या फिर किसी होटल का कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है कि वहाँ आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर जाकर रहिए। तो कहने का मतलब ये कि पत्थरों पर या कोई भी हार्ड सरफेस होता है जो उस पर लिखते हैं, तो वो चीज़ें ना बहुत टाइम तक वहाँ पर रिमेन रहती है, मतलब लिखी हुई होती हैं, वो जल्दी से मिटती नहीं है। ठीक है, तो दीज राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस सच एज द स्टोन, तो पत्थरों पर लिखा जाता था, मेटल्स पर, कॉपर प्लेट वगैरह पे लिखा जाता था, एंड द पोट्री, और काफ़ी सारे जो बर्तन वगैरह होते थे उन पर भी लिखा जाता था। ठीक है, मिट्टी वाले उस पर लिखा जाता था। दीज आर द परमानेंट रिकॉर्ड। अब ये बोलोगे कि मैडम ये मिट्टी वाले तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो पॉटरी ऐसा नहीं था कि खाली मिट्टी पर ही बनाया जाता है, मतलब अच्छी क्वालिटी की, और उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश वॉलिश करके और उसको एक जगह ऐसी जगह रखा जाता था जहाँ पर वो बहुत टाइम तक रिटेन रहे। तो दीज वर द परमानेंट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड जो होते थे वो परमानेंट होते थे। तो मिले खुदाई के दौरान वो रिकॉर्ड एज इट इज़ मिले, लेकिन उनमें से कुछ जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, कुछ उनके अक्षर जो हैं, लेटर्स जो हैं वो थोड़े से ब्लर हो गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा पहचानना उनको मुश्किल था, लेकिन वो एज इट इज़ जो लिखे हुए थे वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले और हिस्टोरियन ने उसको स्टडी करके हिस्ट्री में उसको मेंशन किया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इतना बड़ा एम्पायर था, अभी हमने देखा ना, इतना बड़ा एम्पायर था, और इस इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए उसको 5 भागों में बांट दिया जाता है। उसमें 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बना दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो था आपका 5 पॉलिटिकल मेजर सेंटर्स इन द एम्पायर। तो फर्स्ट पाटलिपुत्र तो उनकी कैपिटल थी ही, ठीक है, एक तो ये थी। इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी, इन 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में इस पूरे एम्पायर को डिवाइड कर दिया जाता है, और इनमें एक एक हेड बना दिया जाता है कि तुम अब इनका कार्यभार संभालो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई किसी तरह की लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना, मेरे को बताओ। ठीक है, तो अब एक तरीके से इनको क्या किया जाएगा, पॉलिटिकल सेंटर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ताकि इतने बड़े एम्पायर पर जो सिस्टम लागू किया जा रहा है वो स्मूथ तरीके से चलता रहे, लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरिया। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ये इतने बड़े मौर्य एम्पायर को 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये 5 पॉलिटिकल सेंटर ये थे, मैंने बताए थे अभी। ठीक है, सो दीज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरिया अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंसेस सेंटर। अब ये जो एरियाज होंगे ये कैपिटल के आसपास में होंगे। ठीक है, ये देखो ये बना है ना, तोशाली बनाइए मान लो, ठीक है, या फिर उज्जैनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं, ये उज्जैनी है। ठीक है, ये उज्जैनी हो गई। अब उज्जैनी के आसपास में जितने भी क्षेत्र होंगे ना, तो ये उज्जैनी क्या करेगा, इन पर कंट्रोल करेगा। ठीक है, इन की देखभाल करेगा कि आसपास के क्षेत्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं अपने को भी देखूंगा और आसपास के क्षेत्रों को भी मैं देखूंगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस तरीके से 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बना दिए जाएंगे, तो वो आपस में जो उसके आस पड़ोस में होंगे, जितने भी एरियाज होंगे, उनकी देखभाल कर सकेगा वो। ओके, सो कम्युनिकेशन अलोंग द, तो इनके साथ में जो कम्युनिकेशन होता था, कम्युनिकेशन होता है कि आने जाने के जो साधन थे, तो कम्युनिकेशन रूट इनका बहुत अच्छा था, और वो 2 तरीके से इस कम्युनिकेशन रूट को फॉलो किया करते थे। एक तो लैंड रूट होता था, दूसरा कौन सा होता था, रिवराइन होता था, तीसरा होता था सी रूट होता था। ठीक है, कौन कौन से होते थे, कम्युनिकेशन अलोंग द बोथ, तो दोनों ही तरीके से कम्युनिकेशन की जाती थी, आना जाना व्यापार किया जाता था, लैंड रूट भी फॉलो किया जाता था और रिवराइन रूट भी। वॉज अ वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस फॉर द ऑफ द एम्पायर। आर्मी वॉज, अब आर्मी देखो, किसी देश की, किसी कंट्री की, किसी एम्पायर की अगर आर्मी स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है उस पर दुश्मन अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि यार अगर मैं अटैक करूंगा तो मुझे कितनी जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं हार भी सकता हूं। ठीक है, हारने के बाद पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे, 10 बार सोचना पड़ेगा। तो आर्मी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी किसी भी एम्पायर को डेवलप करने में। ठीक है, तो आर्मी वॉज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द इंश्योरिंग दैट द प्रोटेक्शन। मेगास्थनीज मेंशन, मैंने कहा था ना अभी, मेगास्थनीज की क्या बुक थी, मेगास्थनीज की बुक का नाम था इंडिका, जिसमें मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा का पूरा उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, मेंशन एज द कमेटी विद द 6। तो मेगास्थनीज ने जब मौर्यों की वो देखी, क्या बोलते हैं, आर्मी देखी, तो उसको वहाँ पर पाया, उसने पाया कि इस पूरी आर्मी को ना 6 कमेटीज में डिवाइड किया गया है। कैसे आर्मी को कैसे डिवाइड किया गया है, फॉर एग्जांपल कि ये आर्मी है, तो आर्मी में ना ग्रुप्स बना दिए गए, ये बहुत सारी आर्मी है, तो
एक ग्रुप होता है जो जिसमें हॉर्स राइडर होते हैं, तो हॉर्स वाला काम जो है वो कोई और संभालेगा, एक एलिफेंट वाला होता है, एक चैरियटर वाला होता है, एक पैदल यात्रियों वाला होता है, एनिमल्स को खिलाने के लिए भी एक अलग सा डिपार्टमेंट बना गया। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से, और एक होगा जो पूरी पूरी सबको क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। तो उसकी 6 कमेटीज बना दी जाएंगी और वो अपना अपना काम आर्मी में अपने अपने तरीके से करेगी। अब जिनके पास में एलिफेंट है, जिनके पास में हॉर्स है, तो एक कमेटी ऐसी बनाई जाएगी जो एलिफेंट और हॉर्स को क्या करेगी, फॉडर्स वगैरह देगी। फॉडर्स का मतलब होता है चारा वगैरह देना, खिलाना, ठीक है। एक कमेटी बनाई जाएगी जो बाकी जो फुट सोल्जर्स होंगे, पैदल जो सैनिक होते हैं, खाना खिलाने का काम होता है, खाना वहां से दूर से ला करके, जैसे गेहूं वगैरह हो गए, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए और इसीलिए इतनी बड़ी आर्मी जो थी वो सरवाइव कर पा रही थी, क्योंकि उनकी देखभाल ठीक तरीके से हो रही थी, ठीक है। एक होगा जो वेपन्स का पूरा जो है वो देखभाल करेगा, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेपन्स की उनके पास होगी, अच्छी क्वालिटी के वेपन्स होने चाहिए। कोई ब्लंट हो गया है तो उसको शार्प करना है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आर्मी में किए जाते हैं, एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा मौर्य एम्पायर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर में मौर्य एम्पायर की इंपॉर्टेंस क्या थी, अब वो जानेंगे, ठीक है। तो in the 19th century the history of the early India including the Maurya Empire was discovered। 19th century में मौर्य एम्पायर के बारे में डिस्कवरी की गई, मतलब डिस्कवरी इन द सेंस मौर्य एम्पायर के बारे में जो है ज्यादा रीडर को इंफॉर्मेशन देने के लिए इस पर स्टडी की गई, इस पर रिसर्च की गई। तो इन द 19th century द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली इंडिया इंक्लूडिंग द मौर्य एम्पायर वाज डिस्कवर्ड। अशोका केम टू बी रिगार्डेड एज, तो जब मौर्य एम्पायर के बारे में स्टडी करना, रिसर्च करनी स्टार्ट हुई, हिस्टोरियन का एक तरीके से इसमें इंटरेस्ट बन गया कि भाई राजा इतने ज़्यादा प्रॉस्पर थे, मतलब कितना ये जो स्टेट था, महाजनपद था, ये जो मगध था, कितना प्रॉस्पर था, कितनी ज़्यादा धन संपदा थी इसके अंदर, फॉरेस्ट होते थे, इसमें वेपन्स वगैरह बनाए जाते थे बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो इसकी ना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए अब हिस्टोरियन का जो एक रुख था, एक इंटरेस्ट था, वो राजाओं की तरफ बढ़ने लगा था, ठीक है। तो इसमें जो सबसे जो पावरफुल हम कह सकते हैं, मैग्निफिशिएंट या फिर हम कह सकते हैं इंस्पायरिंग फिगर कौन थे, वो थे सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोका। नाम जानते होंगे ना। तो द ग्रेट अशोका ये मौर्य साम्राज्य के सबसे, हालांकि इनके जो ग्रैंडफादर थे, कौन, इनके ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य पहले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ये थे, दूसरा आ जाएगा बिंदुसार, ठीक है। नेक्स्ट पे कौन आ जाएगा, बिंदुसार। यानी कि इनको इनकी डेथ के बाद कौन राजा बनता है, इनका बेटा राजा बनता है। और थर्ड नंबर पे कौन थे, अशोका थे, ठीक है। तो ये बहुत, तीनों के तीनों बहुत पावरफुल थे, लेकिन सबसे पावरफुल जो है, जिन्होंने दूर दूर तक अपना लैंड एक्सपेंड किया, दूर दूर तक अपनी एक्सपेंशन, अपनी लिमिट्स बढ़ाई, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक अपना एम्पायर बनाया। तो इन्होंने एक्चुअल में जो एफर्ट थे ना, एक्चुअल में जो इनकी जो एम्बिशन थी कि मुझे अपना साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना है, तो उन्होंने वो काम किया। अशोक तक तो आते आते वो चीज़ें उनको विरासत में मिल गई थी, बट फिर भी अशोक ने आकर के बहुत अपना लैंड भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया। और ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस पर्सन थे, एम्बिशियस राजा जिसको हम कह सकते हैं, कि उन्होंने भी अपने दादाजी की तरह दूर दूर तक अपना लैंड एक्सपेंशन किया और राज्यों को जीतता था। बहुत बहुत ही पावरफुल था, इनके आगे कोई जल्दी से टिकता नहीं था। आपने कलिंगा बैटल सुना होगा ना, तो 261 में कलिंगा की बैटल हुई थी, ठीक है। 261 BCE में बैटल ऑफ कलिंगा, बहुत ही फेमस लड़ाई है इंडियन हिस्ट्री में, फेमस लड़ाइयों में से एक है बैटल ऑफ कलिंगा। तो कलिंग के राजा से, कलिंग आज का जो है वो ओडिशा है, पहले उसको कलिंग कहा जाता था। तो आपको भी पता है कि इतने लाखों लोगों की जान जाने के बाद, और अशोक ने जब देखा, रणभूमि के अंदर देखा कि चारों तरफ जो है वो ब्लड शेड हो रखा है, मतलब लहू लुहान हो रखी है पूरी की पूरी रणभूमि जो है, फिर वहाँ पर रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई एक तरह से ना वो कहते हैं ना कि चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी कि किसी का बेटा मर गया है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, किसी के भाई की डेथ हो गई है, राइट। तो इस तरीके से देखा, रोना धोना, लेडीज़ उनके जो है वो डेड बॉडीज़ पर रो रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। ये देखकर अशोक का जो हार्ट था वो मेल्ट हो जाता है, देखकर बहुत ज़्यादा रिमोर्स फील करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये जो जीत मुझे मिली, इस पूरे जो है लड़ाई को जीतने के बाद, इस जीत का मैं क्या करूँ जो मुझे इतने लोगों की जानों को देने के बाद मिली है। ऐसी जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने मन ही मन में वो एक शपथ लेते हैं, एक कसम खाते हैं कि आज के बाद
युद्ध बिल्कुल नहीं करूंगा, वेपन्स ही नहीं उठाऊंगा, हथियार ही नहीं उठाऊंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने लोगों के लिए बहुत बहुत सारे वेलफेयर के लिए काम किए, ठीक है, और इसी वजह से वो लोगों के इतने फेवरेट बने। हालांकि पहले बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, बहुत इन्होंने लड़ाइयाँ करी, बहुत जो है वो युद्ध इन्होंने जीते, लेकिन बाद में लास्ट टाइम में कुछ टाइम पहले से ही इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करके और एक साधु सन्यासी वाला और एकदम सिंपल जो है वो जीवन व्यतीत करने लगे थे, राइट। नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो जैसे हमने ये देखा कि नॉर्थ इंडियन साइड में पूरा का पूरा हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा, तो मौर्य साम्राज्य का पतन जो है वो 385 BC में हो जाता है, और इसके बाद फिर शुंग हो गए, कण्व हो गए, ये मौर्य को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद, क्यों डिक्लाइन हुई, क्योंकि अशोक के बाद से जितने भी धीरे धीरे सक्सेसर आते रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, एम्बिशियस नहीं थे, नहीं उनको ज़्यादा लैंड एक्सपेंशन करने का उनके अंदर वो जज्बा था जो उन तीनों के अंदर था, वो इनके अंदर नहीं था। तो इनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया आउटसाइडर्स ने, और कण्व और शुंग वंश के राजाओं ने इनको डिफीट करके और खुद रूल करने लगे। अब बात करते हैं हम किसकी, सदर्न साइड की, ठीक है। तो साउथ साइड में क्या हो रहा था, चीफ एंड द किंग्स इन द, देखो टॉपिक क्या था हमारा, नए नए स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे। तो अभी हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में पूरा पढ़ा, अब हम आते हैं नीचे, स्टेट्स बन रहे थे ना, तो अभी हमने नॉर्थ के स्टेट के बारे में बात करी, अब हम क्या करेंगे, नीचे साउथ के स्टेट में बात करेंगे। तो अ चीफ वॉज अ पावरफुल मैन हुज पोजिशन मे और मे नॉट हेरिडिटी। देखो ये जो एक वो होती है ना, पोजिशन होती है कि राजा बनना, ठीक है, आप कोई राजा बन गया तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसी की डायनेस्टी चलती आएगी, कोई दूसरा राजा ही नहीं बनेगा। क्यों, कोई भी दूसरा राजा आकर के उस पर अटैक करके अगर उसको जीत लेता है तो वो पर्टिकुलर जीतने वाला वो राजा बन जाएगा, उसको वो हटा देगा। तो ऐसा भी हो सकता था कि हेरिडिटी हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, ठीक है। अब किसी ने उसको नहीं हराया तो उसकी डेथ के बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, लेकिन इसी बीच अगर किसी दूसरे ने आकर अटैक कर दिया तो वो राजा बन जाएगा। तो कह रहे हैं ना कि मे और मे नॉट बी हेरिडिटी, ही रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम द। तो राजाओं का काम होता था क्या, गिफ्ट को लेना देना, ये राजाओं का काम होता था। तो ये जो चीफ वगैरह होते थे, चीफ कौन होते थे, चीफन्स होते थे जो पर्टिकुलर एरिया के हेड होते हैं। आप राजा ही मान सकते हो, तो नॉर्थ में उसको राजा कहा जाता था, साउथ में उनको चीफ वगैरह कहा जाता था, चीफन्स कहा जाता था। तो ये जो चीफन्स होते थे ये क्या करते थे, they received the gift from the subordinate unlike the king who's usually collected the taxes। तो ये ना गिफ्ट किसको बोला गया है, गिफ्ट रिसीव करते थे, मतलब एक तरह के रेवेन्यू टैक्स को लिया करते थे। अब वो हेड हो गए तो उनके पास में इनकम कैसे होगी ताकि वो दूसरे लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम कर सके, दूसरे लोगों की हेल्प कर सके। तो पहले उनके पास वो रिसोर्सेस होने चाहिए ना, तब जाकर के वो दूसरों की हेल्प करेंगे। तो ये क्या करेंगे, लोगों से रेवेन्यू लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से राजा हो गए, तो राजा तो रेवेन्यू ही लेता था जिससे उनकी इनकम होती थी। तो क्या होता था, एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंगस हिज सपोर्टर्स। और जब इनको जो टैक्स मिलते थे, रेवेन्यू टैक्स इनको कलेक्ट करने के लिए बोला जाता था, तो जो राजा के सपोर्टर्स होते थे ना, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था। मेरे पास जैसे बहुत सारा अनाज आया है, ठीक है, और जो अनाज कलेक्ट करके लाया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनको थोड़ा थोड़ा दूं, अपने पास रखूंगी, ताकि आने वाले टाइम में अगर किसी को हेल्प की नीड होती है, हेल्प चाहिए होती है, ताकि मैं अपने ग्रेन को वहां पर यूज कर सकूं। तो ये उनके सपोर्टर्स को क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। द न्यू किंग दैट इमर्जेंस इन द डेक्कन एंड द फर्दर साउथ इंक्लूडिंग द, अब ये तो साउथ की बात हो रही थी, अगर हम बात करें कि इसकी डेक्कन वगैरह की, यानी कि महाराष्ट्र वगैरह की, तो वहां पर सामंत वगैरह होंगे। जैसे आपने मूवी में देखा होगा ना, बाजीराव मस्तानी में सामंत वगैरह होते थे ना, तो वो पर्टिकुलर उस एरिया के हेड ही तो होते थे, राजा ही होते थे बच्चे। नॉर्थ में उसको राजा बोलेंगे, साउथ में उसको चीफ्स बोलेंगे, चीफ बोलेंगे, और इस तरीके से जो दूसरे आएंगे महाराष्ट्र साइड में उनको सामंतास बोलेंगे। तो सामंत कौन होते थे, सामंत होते थे, ठीक है, जो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टेरिटरी का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी काम होते हैं, वो जो भी पावर होती है, वो सबके उनके हाथ में होती है। साउथ में ये जो चीफन्स वगैरह होंगे, तो चीफ वगैरह होंगे, तो ये कौन होंगे, चोलाज होंगे, चेराज होंगे, पांड्याज होंगे। इन द तमिलक्कम, द नेम ऑफ द एंशिएंट तमिल कंट्री। अभी जो तमिल साइड में है ना, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, इन साइड में चोला, चेरा, पांड्याज वगैरह रूल करेंगे। और ये क्या कहलाती है कंट्री, पहले इसको तमिल कंट्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तमिलक्कम, द नेम ऑफ द एंशिएंट तमिल कंट्री। तो तमिलक्कम जो था, वो आज का जो तमिल कंट्री है ना, उसको पहले तमिलक्कम के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने चेराज, चोलास, पांड्याज वगैरह के राजाओं ने वहां पर रूल किया,
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चीफन्स एंड द किंग इन द साउथ। द चीफ वॉज द पावरफुल हुज पोजिशन, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट डिवाइन ऑफ किंग। अब नॉर्थ की बात कर ली हमने, राजाओं की बात कर ली, डेक्कन में हमने अभी देखेंगे कि डेक्कन में सामंत वगैरह आएंगे, अभी सामंत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके अलावा हम देखेंगे कि और कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के राजा बन रहे थे, किस किस तरह के नए नए स्टेट्स बनेंगे, स्टेट्स में कौन कौन से राजा जो है वहाँ पर रूल करने लग जाएंगे। तो डिवाइन किंग का मतलब होता है एक तरह से गॉड की तरफ से, मतलब वो अपने आप को मानते थे कि हम गॉड की परछाई हैं, गॉड की तरफ भेजे हुए हम राजा हैं, ताकि हम धरती पर जाकर के लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है। सो किंग ऑफन ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ अ वैरायटी ऑफ द डिटीज इन ऑर्डर टू क्लेम द हाई स्टेटस। कुछ ऐसे राजा भी होते थे जो अपने आप को बहुत ज्यादा हाई स्टेटस पर क्लेम किया करते थे कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है, बस भगवान है और भगवान ने ही हमें तुम्हारी हेल्प करने के लिए धरती पर भेजा है, तो हमारे से ऊपर कोई नहीं है। तो जो भी हम ऑर्डर करते हैं ना, अपने आप से नहीं करते, वो तो एक तरह से भगवान का ऑर्डर होता है जो कि तुम्हें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो दीज स्ट्रेटेजीज वाज यूज्ड बाय द कुशाना। अब इस तरह का जो हाई स्टेटस का जो क्लेम किया करते थे ना, वो कुशाना रूलर किया करते थे बच्चे, ठीक है। तो ये जो कुशान थे 4th सेंचुरी में, ये आउटसाइडर थे जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। बार बार आपको ना हिस्ट्री में जो सेंट्रल एशिया मैं बोल रही हूँ ना, तो इस तरीके से ये सेंट्रल एशिया जो है वो कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देख लो, मैप थोड़ा सा अगर गड़बड़ बन जाए ना तो देख लेना, ठीक है। तो ये इधर की साइड से जो वो आते हैं ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो भी स्थान वाली कंट्री है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है सारी सेंट्रल एशिया। यहाँ से ये कुशानाज आए थे और इन्होंने आकर के इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो द 4th सेंचुरी, तो ये जब आते हैं तो इन्होंने 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी CE के बीच में इन्होंने वहां पर रूल किया। हु रूल्ड ओवर द वास्ट किंगडम एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू द नॉर्थ वेस्ट। तो इन्होंने सेंट्रल एशिया से ये पूरा का पूरा इलाका, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, नॉर्थ वेस्ट, और ये वाला इलाका पूरा का पूरा इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था कि इन्होंने कुशानाज ने, ठीक है। एक ये कॉलेजियल स्टैच्यू इस तरीके का हमारी एनसीईआरटी में ये पिक्चर दी हुई है, तो कई बार ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी आया हुआ है और इस बार भी हो सकता है आ जाए। तो ये जो कॉलेजियल स्टैच्यू देख रहे हो ना, बड़ी सी मूर्तियां देख रहे हो, इसको बनाने का पर्पस क्या था, देख रहे हो इसने किस तरह का कॉस्ट्यूम वियर किया हुआ है, ठीक है, तलवार भी है, किस तरह का कॉस्ट्यूम वियर करके, शूज वगैरह देखो। हाँ, ये है कि इसका सर नहीं मिला है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कि खत्म हो गया, टूट फूट गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, द 4th सेंचुरी BC to 1st सेंचुरी CE, हु रूल्ड ओवर द वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू द नॉर्थ वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कॉलेजियल स्टैच्यू कुशाना रूलर हैव बीन फाउंड इन द, तो ये कहां पर मिला बच्चे, ये मिला इंस्टॉल इन अ श्राइन एट द मठ नियर द मथुरा। तो ये मथुरा के निकट मिला है। मथुरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ये इनका जो ये बड़े बड़े स्टैच्यूज बनवाने का एक पर्पस क्या था कि जैसे लोग भगवान को वर्शिप करते हैं ना, ऐसे ही हम तुम्हारे लिए भगवान हैं, तो तुम हमारा मतलब एक तरह से हमारी पूजा करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तो तुम्हारे भगवान हम हुए। बड़ी बड़ी सी, जैसे आपने भी देखा होगा ना, टेम्पल जो बनवाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं, तो जिसने वो टेम्पल बनवाया ना, उसकी बड़ी सी मूर्ति बनाकर गेट के सामने ही, मतलब जहां पर उनका टेम्पल का एंट्रेंस गेट होता है उसी के सामने ही रख देते हैं, है ना। अगर आपने अपने आसपास में ऐसा कोई टेम्पल देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया, टेम्पल का नाम भी बताइएगा और किसकी मूर्ति वहां पर रखी गई है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो ये स्टैच्यूज बनवाने का एक यही मेन पर्पस था कि भगवान से जाने से पहले लोग इनके आगे अपना सर झुकाएं और फिर भगवान की पूजा करने के लिए अंदर जाएं, ठीक है। तो इस तरह का स्टैच्यू हमें मथुरा से मिला जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद ये तो 4th सेंचुरी CE से लेकर के 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी CE तक का टाइम पीरियड था। उसके बाद 4th सेंचुरी की बात आती है, एविडेंस ऑफ द लार्जर स्टेटस इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। 4th सेंचुरी में अब आते हैं गुप्ता एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फेमस एंड द पावरफुल रूलर इन दिस डायनेस्टी, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर में जो सबसे पावरफुल राजा थे, सबसे पावरफुल किंग थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त। मौर्य कोई अलग है और ये चंद्रगुप्त थे, ये ठीक रहेगा, याद रहेगा।
ठीक है। गुप्ता एम्पायर हैव बीन फाउंड द मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट द सामंतास। गुप्ता एम्पायर में तो कहा जाता है ना कि गुप्ता एम्पायर के जो काल था, उसका पीरियड जो था, उसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है वन मार्कर में कि बताओ किसके काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है या किसके काल को गोल्डन एज कहा जाता है, तो गोल्डन एज जो है वो गोल्डन, ठीक है, गोल्डन एज जो है वो किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है, गोल्डन एज। तो आपने आंसर क्या लिखना है, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो जब गुप्ता एम्पायर चल रहा था उसी पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है, इंडिया का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता है। ठीक है, इनके राज्य में प्रजा बहुत ज़्यादा सुखी रहती है, किसी तरह के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा मतलब खुशहाली, ट्रेड वगैरह बहुत अच्छे से चल रहा था। इसकी कल्टीवेशन यानी कि ग्रेन बहुत अच्छी उनकी प्रोडक्टिविटी होती थी, दूर दूर तक एक्सपोर्ट किया करते थे। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास था। ठीक है, किनके पास, गुप्ता एम्पायर के आने के बाद बहुत ज़्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है फ्लरिश होता है। हैव बीन फाउंड मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन द सामंतास। अब ये इसके अलावा अगर हम डेक्कन में देखें तो ये जो गुप्ता एम्पायर था, ठीक है, हैव बीन फाउंड मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन द सामंतास। मैन हूँ, सामंत कौन होते बच्चे, अगर मैं डेक्कन की बात करूं, ठीक है, वहां पर सामंतास हुआ करते थे। सामंत वो होते थे मैन हु मेंटेन्ड देमसेल्फ थ्रू द लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर द लैंड। तो जैसे बॉम्बे डेक्कन की बात करूं, महाराष्ट्र वगैरह की बात करूं, तो वहाँ पर हेड कौन होते थे, सामंताज होते थे। सामंता टैक्स कलेक्ट करके, और एम्पायर तो बड़ा होता है, ये तो छोटे छोटे एरियाज हैं, तो इनका जो कनेक्शन होता था तो ये लोग कलेक्ट करके और फिर बड़े राजा को दिया करते थे, या फिर इनके ऊपर ना वो जो एरिया में जितने भी रिसोर्सेज होते थे उन पर सब पर कंट्रोल होता था कि इनका, सामंतों का। ठीक है, ये भी लोगों से टैक्स वगैरह भी लिया करते थे और टैक्स कलेक्ट करके ये राजा को दिया करते थे। तो ये राजा के ऊपर डिपेंड किया करते थे, मतलब राजा को टैक्स कलेक्ट करके देना, फिर राजा उनको अपना इनका जो भी परसेंटेज होता था या जो भी इनका रेशो होता था, इनको एज अ कहते हैं ना कि एक सैलरी के रूप में दिया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अ चेंजिंग कंट्री साइड पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग। चेंजिंग कंट्री साइड में क्या देखेंगे, हिस्टोरियन हैव बीन फाउंड पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग, यानी कि लोग राजा के बारे में क्या सोचते थे। ये जो कहानियां हैं ना, ये जो राजाओं के बारे में या पास्ट के बारे में हमने इतने डायनेस्टीज के बारे में, रूलर्स के बारे में जाना, इसके अलावा कुछ और रूलर्स थे जिनकी वजह से प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ये सारी बातें हमें कहाँ से मिली, ये सारी बातें, ये सारी इन्फॉर्मेशन कि वो राजा ऐसा था, बहुत ज़्यादा क्रूल था, लोगों को बहुत परेशान करता था, दुखी थे लोग उनके राज्य में बहुत ज़्यादा, ये सारी इन्फॉर्मेशन में कहाँ से मिलती है, जातक कथाओं से मिलती है। ठीक है, तो historian have examined the story contained in the anthologies such as the जातक and the पंचतंत्र। तो इनकी कहानियों से देखो उस टाइम के पास्ट को दिखाया गया है। अगर मैं कहानी के तौर पर, अगर आपको मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो एक मूवी की तरह आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होंगी, है ना। तो ऐसे जब हम दादी से, नानी से जब कहानियाँ सुनते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ना चलती रहती हैं इस तरीके से। तो हमारे हिस्टोरियन को कुछ टेक्स्ट बुक्स भी ऐसी मिली जो कि पंचतंत्र और ये जो आपकी जातक कथाएँ थी, उसमें जैसे पंचतंत्र में बताया जाता है कि एनिमल्स के बारे में बताया जाता है, लोगों के बारे में बताया जाता है, खास करके पंचतंत्र में एनिमल्स के, कि एक चीकू बंदर था, उसने किस तरह से शेर को जो है वो टक्कर दी, शेर को मार दिया, इस तरीके से, है ना। तो एक मॉरल वैल्यूज जो है लोगों को बताई जा रही है। मॉरल कहते हैं ना कि किस तरह से साहसिक उन्होंने काम किया, राइट। तो स्टोरीज के थ्रू ना काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को। जातक वर रिटन इन द, अब ये जो जातक कथाएं होती थी ना, जातक होती थी, बुक ही होती थी, स्टोरी बुक होती थी, ये पाली भाषा में लिखी होती थी। और पाली क्या होती है, लोगों की लोकल लैंग्वेज होती है जो उस टाइम में बोली जाती थी। ठीक है, लोगों की लोकल लैंग्वेज होती है। अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BCE। ठीक है, तो जातक वर रिटन, जातक को कब लिखा गया, ये लिखा गया था फर्स्ट मिलेनियम CE के अराउंड। एक स्टोरी थी जिसका नाम था गंदा तिंतु जातका। ठीक है, इस स्टोरी में बताया गया है कि एक विक्ड किंग होता था। एक विक्ड किंग का मतलब एक बहुत ही निर्दयी, बहुत ही क्रूल राजा था। उसने अपनी जनता को परेशान किया था। क्यों परेशान किया था, जिसकी वजह से जनता निकल कर जंगलों की तरफ जा रही थी, दूसरे गाँव की तरफ जा रही थी, दूसरे जगहों पर रहने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था, गाँव छोड़ कर जा रहे थे। क्यों कर रहे थे वो ऐसा, क्योंकि इस राजा ने फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया था।
टैक्स तो पहले भी लेते थे, है ना, अभी बताया हमने सारा। लेकिन कुछ मैंने बताया ना, कुछ राजा ऐसे होते थे जिनकी जो एक कहते हैं ना कि नेगेटिव वाला रोल लोगों को दिखाई दिया, तो वो राजा वो होते थे जो कि प्रजा को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और इसी स्टोरी में इस तरह के राजा का वर्णन किया गया है, और इस स्टोरी का नाम है गंदा तिंतु जातका। इसमें एक विक्ट किंग होता है, दीज इंक्लूड द एल्डरली। इसमें बताया गया है ये ना सिर्फ ये जो गंता तिंदु जात का स्टोरी जो होती हैं, गंता तिंदु स्टोरी जो होती हैं, इसमें ना सिर्फ लोगों के बारे में बताया गया है, बल्कि हर एक चीज का वर्णन इसमें किया गया है कि दीज इंक्लूडिंग द एल्डरली विमेन एंड मैन, जो गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें होती थी और जो बड़े बूढ़े होते थे, ठीक है, ओल्ड एज होते थे, एक्सपीरियंस होल्डर होते थे वो, और द कल्टिवेटर्स के बारे में बताया गया, हल्डर्स के बारे में बताया गया, विलेज बॉय एंड द इवन एनिमल्स ऑल्सो। सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, और तब जाकर के ये स्टोरी बनाई जाती है। स्टोरी तो देखो कुछ भी होती है, दंत कथाएँ होती है, स्टोरी सच्ची भी होती हैं, स्टोरी जो है वो वैसे भी एंटरटेन के लिए भी होती है, लेकिन स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। चाहे वो एनिमल की स्टोरी पढ़ रहे हो, या फिर एक राजा और प्रजा की स्टोरी पढ़ रहे हो, या फिर राजा ने किस तरह से अपनी प्रजा को परेशान करके, एक हीरो आता है किस तरह से वो राजा को टक्कर देता है, अकबर और बीरबल की किस्से सुनते होगे। तो कहने का मतलब जो भी कहानियाँ सुनते हैं ना, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे स्ट्रेटजीज फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, तो चेंजिंग इन द कंट्री साइड। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एक नया जो टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है कि गांव की साइड में किस तरह से चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। तो ये सारे तो हमने राजा के बारे में पढ़ा, उसकी प्रजा के बारे में पढ़ा, उसके एरियाज के बारे में पढ़ा, डायनेस्टी कौन कौन सी थी, ये सारा पढ़ा। अब हम करेंगे कि गाँव के साइड में, कंट्री साइड में किस किस तरह के चेंजेस हो रहे थे। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। एम्पायर होगा, राजा होगा, तो वो अपने स्टेट में, अपने महाजनपद में डेवलप करने की सोचेगा, और डेवलप करने की सोचेगा तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल है, मोस्ट ऑफ द मतलब आप कह सकते हो कि 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर ही किया करती थी, है ना। अब ध्यान किस पर देना है, जहाँ से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जिस चीज़ से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो प्रॉफिट और अच्छा हम लोग गेन करेंगे, है ना। तो ये राजाओं का क्या होता था, किंग्स वगैरह होते थे, ये एग्रीकल्चर पर ध्यान देते थे, तो एग्रीकल्चर से ही उनकी इनकम होती थी। तो 6th सेंचुरी BC की बात है, प्लोइंग एग्रीकल्चर बिकेम द प्रिविलेंट। अब ये जो खेतों को जोतने का जो काम होता था, ये जो फील्ड होते थे, तो इन पर जो है पहले ना, जैसे हड़प्पा में देखा आपने कि जो नुकीले पत्थर होते थे, शार्प जो ब्लेड होती थी, मतलब नुकीले पत्थर होते थे, उनसे खेतों की खुदाई की जाती थी। बहुत बड़े बड़े खेत नहीं होते थे, छोटे छोटे होते थे, बस वो अपना कमर्शियल पर्पस से वो लोग एग्रीकल्चर नहीं किया करते थे, बस अपना और अपने परिवार का काम चल जाए इतना ही वो ग्रो किया करते थे। इसके लिए मेहनत भी काफ़ी करते थे। लेकिन अब यहाँ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, है ना। अब वो चीज़ें कैसे चेंज हो चुकी है, जो पहले जो है वो लकड़ी के, पहले पत्थरों से खुदाई की जाती थी, उसको प्लो किया जाता था, फिर लकड़ी से किया जाने लगा। अब आयरन माइंस की वजह से अब इसमें प्लो में क्या करेंगे, प्लो के अंदर भी आयरन्स को लगाएंगे, तो इस तरीके से जो प्लो होता है ना, हल होता है, तो उसके ना नोक पर क्या किया जाएगा, उसकी नोक पर ये इस तरीके से कोई भी लोहे की नुकीली चीज़ लगा दी जाएगी, और जब जैसे जैसे ये हल चलेगा तो वैसे वैसे ये जो नुकीली चीज़ है लोहे की, आयरन की बनी हुई, ये मिट्टी को नीचे गहराई तक खोदती हुई चली जाएगी, और जितना गहराई से, जितनी डीपनेस से वो खुदाई होगी, प्लो होगी, प्लांट को ग्रो करने में जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे ज़मीन से, वो उतने ही अच्छे मिलेंगे, और जब अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो 6th century BC, plowing the agriculture became the prevalent. It was used in the fertile alluvial river such as those Ganga and the Kaveri. अब ये जो गंगा और कावेरी के आसपास का इलाका है, क्षेत्र है, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि रिवर होगा तो वहाँ का वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होगी, फ्रेश वाटर होगा, अच्छा होगा। इसके साथ साथ में जो रिवर वाटर होता है ना, रिवर वाटर क्या होता है, रिवर वाटर जैसे जैसे रिवर का पानी फ्लो करेगा, जहाँ जहाँ से फ्लो करेगा, वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ना जो है मिनरल्स बहा कर लेकर आती हैं। मिट्टी हो गए, कंकड़ पत्थर हो गए, मिट्टी में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो लेकर आएगी, मिट्टी बहाकर दूसरे एरिया से लेकर आएगी, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब वो अपने साथ बहाकर लेकर आ रही है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक तो चल नहीं सकते, क्योंकि मिट्टी में वॉल्यूम होता है, सॉइल में वॉल्यूम होता है, ठीक है, वजन ज़्यादा होता है, तो वो वहीं पर छोड़ करके और पानी आगे निकल जाएगा, जहां से ये जो मिट्टी आसपास के किनारों पर जो है वो जाकर जमा होने लगेगी, और आसपास के किनारों में जमा होने की वजह से जो यहाँ पर एरियाज जो होंगे उनकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी,
ठीक है। और जब यहाँ पर खेती की जाएगी, एग्रीकल्चर किया जाएगा, कल्टीवेशन की जाएगी, उससे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी निकलेगी, राइट। नेक्स्ट, द चेंजिंग कंट्री साइड में डिसाइफरिंग इन द रूरल सोसाइटी। अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, चेंजिंग कंट्री साइड में हमने पढ़ा कि गांव में किस तरह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे अच्छी हो रही है, तो रीज़न हमने देख लिए थे। साथ में हमने देखा कि प्लो में आयरन को यूज़ करने से खेतों की प्लोइंग में बहुत अच्छे से उनको हेल्प मिल रही है, प्लांट को ग्रो करने में न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा अब उससे एग्रीकल्चर से गाँव के अंदर किस तरह से चेंजेस होंगे वो देखेंगे, ठीक है। With the increase in the production, there was a growing difference amongst the people engaged in agriculture, like the landless agriculture laborers and the small peasant and the large landholder. अब 3 कैटेगरी बनेगी गांव के अंदर, ठीक है। एक कैटेगरी वो होगी जो लैंडलॉर्ड्स की होगी, ठीक है। एक कैटेगरी वो होगी जो लैंडलॉर्ड्स की होगी, यानी कि जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, तो एक कैटेगरी ये बनेगी। दूसरे होगी जो एवरेज होगा, ठीक है, स्मॉल पीजेंट्स होंगे, तो स्मॉल पीजेंट की कैटेगरी बनेगी एक लैंड, ठीक है, एक लैंड होल्डर्स की बनेगी, और तीसरा क्या बनेगी, लैंडलेस की बनेगी। 3 कैटेगरी बनेगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी 1 हो गई, ठीक है, 2, ये 1 हो गई, 2 हो गई, और ये हो गई 3rd, तो 3 कैटेगरी बनेगी। तो 3 कैटेगरी के बनने से अब जिनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, बाहर से लोगों को हायर करेंगे अपने खेतों में काम करने के लिए, तो लोगों को काम मिल जाएगा और उनका काम उसी तरह चलता रहेगा। तो ऐसे भी होता था कि लीज पर भी दे देते थे, जैसे किसी के पास ज़मीन, मेरे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं किसी को बोलूँगी कि बटाई, जो आप जानते भी होगे, नाम सुना होगा, ज़मीन मेरी है लेकिन उस पर खेती बाड़ी कोई और कर रहा है, पूरी की पूरी मेहनत, पूरा का पूरा जो भी काम होता है वो सारा वो करेगा, लेकिन जब प्रोडक्शन निकलेगा तो कुछ हिस्सा मेरे को मिलेगा, कुछ हिस्सा उसको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से वो बटाई पर बोलते हैं, जिसको लीज पर बोलते हैं, राइट। तो गहपति एक वर्ड आया है, ये बहुत बार आता है। द टर्म गहपति वॉज ओफन यूज इन द पालीटेक्स। अब ये गहपति जो है वो पालीटेक्स में इसको यूज किया गया है, ठीक है। पालीटेक्स मतलब लोगों की जो लोकल लैंग्वेज होती थी उस टाइम में जो भी बोलते थे, राइट। तो गहपति कहा जाता था। गहपति का क्या मतलब होता है, हेड ऑफ द फैमिली। क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली। अब ये हेड ऑफ द फैमिली का क्या काम होता था, ठीक है। जैसे आपके घर में भी दादाजी होंगे या पापा होंगे या ताया जी होंगे, हेड ऑफ द फैमिली वही होंगे। जो मेजर डिसीजन होते थे तो वो हेड ऑफ द फैमिली ही लिया करते थे, यानी कि गहपति लिया करते थे। उन्हीं के अंडर में सारे मेजर डिसीजन लिए जाते थे, पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम होती थी, इवन कैटल्स वगैरह भी, जो पशु होते थे वो भी उनके नाम होते थे, ज्वेलरी वगैरह भी उन्हीं के पास होती थी। तो सब कुछ जो ईच एंड एवरीथिंग जो कंट्रोल होता था ना, राइट होता था, वो हेड ऑफ द फैमिली का होता था, जिसको कि गहपति कहा जाता है। अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट, ठीक है, तो एक तमिल लिटरेचर है, तमिल की बुक है, टेक्स्ट बुक है, जिसको संगम टेक्स्ट कहा जाता है। ऑल्सो मेंशन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। तो ये तो होगी, चलो हमारे नॉर्थ इंडिया की बात होगी। अब साउथ इंडिया में बताया गया है कि साउथ के विलेजेस में भी 3 कैटेगरीज बना दी गई थी। 3 कैटेगरी सेम ऐसे ही, यही वाली कैटेगरी थी, लेकिन उनको नाम बस अलग दिया गया। तो एक कैटेगरी थी लैंड ऑनर्स की, जो यहाँ पर लिखा गया ना, लैंड होल्डर्स लिखा गया, तो यहाँ पर बताया गया लैंड होल्डर्स को क्या कहते थे, वेल्लोर कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, लैंड होल्डर्स को, जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी। तमिल संगम लिटरेचर में उसको वेल्लोर कहा जाता था। जो प्लोमैन होते थे, हल चलाने वाले होते थे, उनको क्या कहा जाता था, उझावर कहा जाता था। और जो लैंडलेस होते थे, दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करते थे, ठीक है, वो स्लेव होते थे, और उनको संगम लिटरेचर में उनको अदमई कहा जाता था। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। वेल्लोर लैंड होल्डर्स होते थे, प्लोमैन को उझावर कहा जाता था, और ये जो स्लेव्स होते थे इनको अदमई कहा जाता था। आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल एलिट्स। लैंड ग्रांट एंड द लैंड ग्रांट ऑफ द, अब ये लैंड ग्रांट करने का सिलसिला भी तो चलने लगा था। जिनके पास लैंड बहुत ज़्यादा होगी, जैसे राजा है, राजा तो पूरा का पूरा एरिया उनका होता था, तो राजा अगर आर्मी में किसी ने काम अच्छा किया, लैंड ग्रांट कर देते थे उनको कि भाई तुमने काम बहुत अच्छा किया, मेरी तरफ से मैं तुम्हें ज़मीन का ये टुकड़ा देता हूँ, मतलब इतनी मैं लैंड तुम्हें देता हूँ। इसके अलावा राजा महाराजा बड़े बड़े हवन यज्ञ करवाते थे, तो पंडित जी जाते थे, ब्राह्मण जाते थे उनके यहाँ हवन यज्ञ करवाने के लिए, उनको लैंड ग्रांट कर दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उनको लैंड ग्रांट करने का जो सिस्टम था वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने। लैंड ग्रांट ऑफ द लैंड वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज, फ्रॉम द कॉमन एरा। तो ये अर्ली सेंचुरी में ही लैंड ग्रांट करने का सिस्टम शुरू हो गया था। आज भी
जैसे टेम्पल्स को आपने देखा होगा, आसपास में आपने सुना भी होगा अपने मम्मी पापा से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, कि उन्होंने ना ये जो मंदिर बना है ना, ये उसने लैंड ग्रांट कर दी, ज़मीन उसकी थी, उसने मंदिर के नाम जो है वो मंदिर बनवाने के लिए दे दिया से। क्यों दी? क्योंकि उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा थी और धर्म के काम के लिए उन्होंने लैंड ग्रांट करी थी। तो ऐसे ही राजा लोग किया करते थे, ठीक है। या फिर बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स थे, उनके पास ज़मीनें होती थी, वो भी कर दिया करते थे। मैनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन द स्क्रिप्चर, इनमें से जिन्होंने कुछ लैंड जो है वो डोनेट करी, उनका रिकॉर्ड हमें इंस्क्रिप्शंस में मिलता है कुछ का। The record that have survived are the generally about the grant to religion institution or the brahmanas। तो मंदिर बनवाने के लिए दे दी, कोई भी रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए दे दिया, या फिर ब्राह्मणों को भी दे दी जाती थी, ठीक है। और ब्राह्मणों को जो लैंड दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? अंत्यजा, ठीक है, अंत्यजा, ठीक है, अंत्यजा उसको कहा जाता था। तो इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं कि किसने लैंड ग्रांट करी और किसको करी, ऑल्सो गिव्स द आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन। इससे हमें रूरल की पॉपुलेशन का भी पता चलता है। कौन से वो ब्राह्मण था, वो कहाँ का रहने वाला था, वो उस गांव का रहने वाला था, वो वहाँ पर ब्राह्मण रहा करते थे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन पता चली ना, और उससे पता चला कि कौन से राजा ने या किस लैंड होल्डर्स ने दी है। गांव का जो जमींदार होता था उसका भी तो जिक्र होगा कहीं ना कहीं, तो इससे हमें गांव की लोकेलिटी का, गांव के बारे में पता चल जाएगा। These including the brahmanas and the peasant as well as the other who expected to provide a range of the produce to king or his the representatives। अब ये जिनको लैंड ग्रांट की जाएगी, ऐसा नहीं था सिर्फ ब्राह्मणों को करते थे, ठीक है, ऐसा नहीं था सिर्फ अपने मिनिस्टर्स को करते थे या सोल्जर्स ने जिसने अच्छा काम किया उसको करते थे, नॉर्मल पीपल को भी कर दिया करते थे। बेचारे भूखे मर रहे थे तो क्या करते थे, उनको ना चकबंदी, आपने नाम सुना होगा, तो उनको ऐसे ही लैंड ग्रांट कर दिया करते थे, छोटे छोटे टुकड़े उनके लैंड के दे दिया करते थे कि तुम यहाँ पर रहो, कल्टीवेशन करो, ठीक है, और अपना और अपनी फैमिली का काम चल जाए, तुम ये कल्टीवेशन करके। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा रह जाता है तो तुम वो एज अ टैक्स तुम राज्य को भी दे सकते हो। तो जिनको थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन मिल गई थी वो क्या करेंगे, अब वो प्रोड्यूस करेंगे कल्टीवेशन करके, और जो प्रोडक्शन निकलेगा वो धीरे धीरे क्या करेंगे, किंग को भी देना स्टार्ट करेंगे या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को देना स्टार्ट करेंगे कि भाई ये मैं अपनी तरफ से ज़मीन दे रहा हूँ, तो इन पर खेती बाड़ी करो, जो प्रोडक्शन निकलेगा थोड़ा सा उसमें मुझे दे देना। फार्मर का काम भी चलता रहता था और उनका काम भी चलता रहता था, बस। नेक्स्ट आता है अर्बन पॉपुलेशन एंड द एलीट क्राफ्ट पर्सन। तो अर्बन पॉपुलेशन भी सारे के सारे देख रहे हो ना, सम इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड द टाउन। सो ये सारे के सारे किंगडम्स और टाउन हैं। अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे पुहार की, कोस्टल एरिया है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, पुहार की, उज्जैनी की, और क्या करेंगे, पाटलिपुत्र की, ठीक है। इन तीनों की बात करेंगे। ये वो तीन मेन सिटीज़ होंगी जहाँ से ट्रेड बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा, है ना, ट्रेड बहुत अच्छा चलेगा, राइट। तो टाउन्स एंड द ट्रेड में द न्यू सिटीज में क्या करेंगे हम, द अर्बन सेंटर इमर्ज इन द सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द 6th century BCE, राइट। तो अर्बन सेंटर इमर्ज, तो नए नए ना, अर्बन सेंटर किसको बोलते हैं, शहरीकरण को बोलेंगे, मतलब जहां पर लोगों को फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी, राइट। तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से काफी सारे टाउन्स बनते हैं, काफी सारे ऐसे अर्बन सेंटर बनते हैं। मेजर टाउन, इनमें से कुछ मेजर टाउन्स के बारे में बात की गई है। जैसे पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र क्या था, गंगा रिवर के पास में लोकेटेड है, ठीक है। वहां से रिवराइन से बहुत अच्छा ट्रेड किया जा सकता है दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में या दूसरे स्टेट वगैरह में जाकर के। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से लिया करते थे पाटलिपुत्र में। तो अब मेजर टाउन वर लोकेटेड अलोंग द रूट ऑफ द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल पाटलिपुत्र वाज द रिवराइन रूट। तो ये कौन सी रिवर के पास था, ये गंगा रिवर के पास लोकेटेड था, और इसी रिवर वाटर से आने जाने का, जो बोट में या शिप में आने जाने का काम होता था, वो किया करते थे, ठीक है। अदर सच इज द उज्जैनी। अब अभी हमने क्या देखा, इस उज्जैनी को देखा, ठीक है, ये रहा उज्जैनी और ये रहा पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पाटलिपुत्र गंगा रिवर के पास में लोकेटेड है, मतलब गंगा रिवर से ही ये अच्छी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब बोलोगे कि मैडम उज्जैनी में तो कहीं भी कोई भी रिवर आसपास में नहीं है, तो मैंने कब कहा बच्चे कि रिवर आसपास में है। उज्जैनी वर अलोंग द लैंड रूट, यहाँ से वो लैंड रूट को ज्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि उज्जैनी बीच में है और लैंड रूट भी तो फॉलो किया जाता था ना। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लैंड रूट और रिवराइन दोनों तरीके से कम्युनिकेशन की जाएगी। तो यहाँ से लैंड रूट जो है, लोग लैंड से ही आने जाने का काम किया करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करते थे, सेल परचेजिंग का काम किया करते थे। येट द अदर सच एज द पुहार, इसके अलावा पुहार जो है वो नियर द
कोस्ट फ्रॉम द वेयर द सी रूट्स, तो दूर दूर के देशों में अगर जाना होता था तो वो क्या करते थे, पुहार से शिप्स वगैरह यहाँ पर अपना शिप्स में अपना जो भी सामान होता था जो दूसरे देशों में पहुँचाना होता था, तो पुहार से ही वो लोग क्या करते थे, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, समुद्र इसके पास में है, तो समुद्री अगर यात्राएं करनी होती थी, समुद्री रूट लेना होता था, तो पुहार से लेते थे, लैंड रूट जो है वो उज्जैनी से, और रिवराइन जो था वो पाटलिपुत्र से। ठीक है, नेक्स्ट, अर्बन पॉपुलेशन एंड द एलीट एंड द क्राफ्ट पर्सन, द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सकवेशन। अभी आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं बच्चे? आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो खुदाई के दौरान जो चीजें निकली, पुरानी चीजें मिट्टी में दबी हुई मिल गई थी, तो जब एक्सकवेशंस करेंगे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, तो जो मिट्टी खुदाई के दौरान में जो उनको चीजें मिलेगी उनको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सकवेशंस इंक्लूड द फाइन पॉटरी, तो इनमें हमें क्या क्या मिला, हमें फाइन पोट्री बॉल्स मिले। जैसे हड़प्पा का पता कब चला, चीज़ों की खुदाई करते रहे तो मोहनजोदारो से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। ठीक है, पृष्ठ सिंह की मूर्ति मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली, है ना, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली, काफ़ी सारे मिट्टी के बर्तन मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, ये मिले वो मिले, तो मिट्टी में दबे हुए ये सारी चीज़ें मिली। ऐसे ही मौर्य काल में या फिर ये महाजनपद काल में या स्टेट जो अर्ली स्टेट्स बने थे उस टाइम में लोग क्या यूज़ किया करते थे, किस तरह के बर्तन, ऑर्नामेंट्स, क्या क्या यूज़ किया करते थे, वो सारी चीज़ें मिट्टी में कुछ हमें दबी हुई मिली। उनमें से जो है वो पॉटरी बॉल्स मिले। ठीक है, फाइन पॉटरी बॉल्स मिले इन द डिशेज, कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्तन दबे हुए मिले, हालांकि टूटे फूटे थे वो, लेकिन हमें उसके दौरान मिले, एक्सकवेशंस के दौरान में। तो एक ऐसा हमें फाइन पोट्री बॉल्स मिला, ठीक है, जो उस टाइम के एलीट फैमिली यूज़ किया करती थी, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी और बहुत वेल पॉलिश्ड था वो। ठीक है, तो इस तरह के बर्तन को क्या कहा जाता था, इस तरह के बर्तन को नदन ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता था, विद अ ग्लोसी फिनिश नोन एज द। तो ये जो पोट्री बोल्स वगैरह मिले, मतलब कि इस तरह का बाउल मिला, ठीक है, माना जाता है कि इस बाउल को हर एक मतलब नॉर्मल पीपल उसको यूज नहीं करते थे, तो इस बाउल को ना एलीट फैमिली ही यूज किया करती थी, क्योंकि जो इस पर पॉलिश हो रखी थी या जो इसकी क्वालिटी को देखकर लगता था कि ये कॉस्टली होगा, और कॉस्टली होने की वजह से नॉर्मल इसको पीपल जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इस तरह का बोल मिलने से पता चला, ठीक है, ये जो बोल मिला वेल पॉलिश्ड था, इसी को ही क्या कहते हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे उनको नदन ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता है। द आर्टिफिक्स ऑल्सो, इसके अलावा और क्या क्या मिले, जैसे वेसल्स मिले, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले, फिगराइंस मूर्तियाँ मिली, मेड ऑफ द वाइट एंड जो कि मेटल्स वगैरह से बनी हुई थी। मेटल्स में भी क्या क्या, कॉपर से, गोल्ड से और सिल्वर से, ब्रॉन्ज से, आइवरी से, आइवरी क्या होता है, हाथी दांत होता है, ठीक है, और ग्लास शीशे से, शेल्स एंड टेरिकोटा के बने हुए काफ़ी सारे हमें बर्तन भी मिले, ऑर्नामेंट्स भी मिले, मेटल्स भी मिले। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स, इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो मिली, तो वहाँ पर जो ये जो मर्चेंट्स होते थे ना, जो व्यापार करने का काम करते थे, व्यापारी जो होते थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स। अब ये क्राफ्ट प्रोड्यूसर क्या होता है, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम किया करते थे, ठीक है, मतलब एक काम को शुरू करने से और उसके फाइनल होने तक का जो सारा काम होता था। जैसे मान लो एक शर्ट बनानी है, शर्ट बनाने के लिए पहले फार्मर्स के पास जाएगा, तो यहाँ से कॉटन लेगा, कॉटन लेकर के फिर वो वीवर्स के पास जाएगा कि तुम उसका धागा बन दो, वो धागा बनेगा, फिर धागा बनने के बाद फिर से वो क्या करेगा, इसका कपड़ा बना दो, थर्ड पर्सन के पास जाएगा, कपड़ा बनाने के बाद फिर वो बोलेगा इसको डाई कर दो, डाई करने के बाद फिर बोला टेलर के पास जाएगा, इसको स्टिच कर दो, स्टिच करके जब वो शर्ट बनाकर दे देगा तो वो उसे लेकर आएगा, मार्केट में सेल कर देगा। तो स्टार्टिंग से लेकर के और यहाँ तक का जो काम गया, ठीक है, ये सारा काम कौन करते थे, मर्चेंट किया करते थे। और एक या दो मर्चेंट नहीं थे, इनका अपना एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप को क्या कहा जाता था, उसको गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था। दीज गिल्ड प्रोबेबली प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल, तो प्रोबेबली शायद ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे, रेगुलेटेड, और फाइनल तक पहुंचाते वो सारा काम किया करते थे। इस तरह के ग्रुप को गिल्ड या श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब हम ट्रेड की बात करते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेड कैसे होता था। 6th सेंचुरी BC, लैंड एंड द रिवर रूट क्रॉस द, अभी हमने पढ़ा ना कि लैंड से भी वो लोग कम्युनिकेशन किया करते थे और वाटर से भी कम्युनिकेशन किया करते थे, रिवर रूट से भी। द सब कॉन्टिनेंट एक्सटेंडेड इन द वेरियस डायरेक्शन बोथ ओवरलैंड द ओवरसीज, दूर दूर के देशों से भी, ना सिर्फ आसपास के एरिया से बल्कि दूर दूर के देशों से भी ट्रेडिंग रिलेशन हुआ करते थे राजाओं महाराजाओं के, ठीक है। तो उसके अलावा दोज हु ट्रेवल, तो ये जो सी रूट लिया करते थे ना,
जैसे मान लो किसी राजा ने बोला कि तुम्हें दूसरे कंट्री में जा करके उस राजा को ये मेरा मैसेज कन्वे करके आना है। अब जिसको स्पॉन्सर किया, जिसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो कि तुम्हें मैसेज वहां तक कन्वे करके आना है और तुम्हें समुद्री यात्रा करके जाना है, सी रूट को लेते हुए, और तुम्हें वहां तक पहुंचना है। तो ये जो लोग होते थे जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, उनको क्या बोला जाता था? उनको सेफरर्स बोला जाता था। ये सेफरर्स कौन होते थे? जो समुद्री यात्राओं के दौरान दूसरे कंट्री में राजा का जो मैसेज होता था वो पहुंचाने का काम करते थे। अब इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती थी, ठीक है। इनका काम जो होता था वो रिस्की होता था। कैसे? अगर मान लो समुद्र में साइक्लोन आ जाए, तूफान आ जाए, इनकी जान जा भी सकती थी, लेकिन अगर ये सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते थे तो इनको प्रॉफिट भी होता था। और जो सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको, उन मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था? मसत्वन कहा जाता था। तमिल में इनको मसत्वन कहा जाता था। और इसके अलावा इसको सेठी या सातवाहस कहा जाता था प्राकृत भाषा में। किनको? जो सक्सेसफुली वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाते थे, सक्सेस हो जाते थे, ठीक है। और अगर बीच में तूफान आ गया, उनकी जान चली गई तो चली गई, क्या कर सकते हैं, था तो रिस्की, ठीक है। चलिए, ट्रेड एंड टाउन में क्या करेंगे? पंचमा कॉइन। तो देखो इसमें ना बहुत कंफ्यूज होती है। तो कौन से कॉइन्स किस राजा ने चलाए, कब चलाए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पंचमा कॉइन होंगे इस तरीके के। तो देख रहे हो ना कि इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, जस्ट एक राजा की पिक्चर बनी हुई है इसमें, ठीक है। एक राजा की पिक्चर बनी हुई है और इस पिक्चर से ही क्या होता था? पिक्चर से ही पता चल जाता था कि उस पर्टिकुलर राजा ने इसको डिपिक्ट करवाया। अब ये इस तरह के जो होते थे ये पंचमार्क कॉइन होते थे। क्या होते थे बच्चे? पंच मार्क्ड कॉइन होते थे। ये पंचमार्क कॉइन जो होते थे वो 2 मेटल से मिलाकर बने होते थे। कौन कौन से? सिल्वर और कॉपर, ठीक है। कौन कौन से मेटल को मिलाकर बने होते थे? सिल्वर और कॉपर। इन 2 मेटल को मिला करके और एक पंचमार्क कॉइन बनाया जाता था और इसी तरह का प्रचलन था। तो सबसे पहले ये जो पंचमार्क कॉइन थे या कॉइन का इंट्रोडक्शन ही किसने किया? पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, फिर जब कॉइन्स आने लगे तो सबसे पहले कॉइन्स किसने? ये नहीं है कि कौन से कॉइन्स यूज किए गए, ये कि सबसे पहले कॉइन्स को ही इंट्रोडक्शन किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया? तो आपका आंसर आ जाएगा इंडो ग्रीक, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो ग्रीक ने ही पंचमार्क कॉइन चलाए और इन्होंने ही सबसे पहले यही सिक्के चलाए थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेंचुरी सीई में गोल्ड कॉइन्स किसने यूज किए थे या किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कुशानाज रूलर ने। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, देखो ये तो है कि फर्स्ट सेंचुरी में गोल्ड कॉइन्स किसने, कंडीशन दे दी है, फर्स्ट सेंचुरी लगा दिया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेंचुरी में गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो आ जाएगा कुशाना। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहले ही सबसे पहले सोने के सिक्के या गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे, तो आ जाएगा मौर्य एम्पायर। तो क्या आ जाएगा? मौर्य एम्पायर में, ठीक है। और इसके साथ साथ में मौर्य एम्पायर ने गोल्ड कॉइन्स तो ठीक है इंट्रोड्यूस किए सबसे पहले, साथ साथ में प्योर गोल्ड की क्वालिटी, ठीक है, प्योर गोल्ड के जो प्योर गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सिक्कों के अंदर, कॉइन्स के अंदर जो क्वांटिटी होती थी गोल्ड की वो ज्यादा होती थी कंपैरेटिव टू अदर मेटल्स के। तो प्योर गोल्ड के भी अगर आता है कि प्योर गोल्ड के जो कॉइन्स होते थे वो किसने चलाए, तो भी आ जाएगा मौर्य। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो भी आ जाएगा मौर्य। लेकिन याद रखना यहाँ पर फर्स्ट सेंचुरी लिखा हुआ है, गलती मत कर देना, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस की, तो लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि अभी देखो, अभी दूर दूर के देशों में जाया करते थे ट्रेडिंग करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गोल्ड कॉइन्स को कौन यूज करते थे? गुप्ता रूलर्स, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गोल्ड कॉइन को यूज किया करते थे। क्लियर, ठीक है। कॉइन्स वर इशूड बाय द ट्राइबल, तो इसके अलावा राजाओं के अलावा, ठीक है, देखो these were virtually identical in the weight with those who issued by the contemporary Roman emperor and the Parthian ruler of Iran। ये इंडो ग्रीक थे, इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही ये जो इंडो ग्रीक थे इन्होंने पंचमार्क कॉइन चलाए थे। कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय द, तो कॉइन्स को ना सिर्फ राजा ने बल्कि जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे ना, ट्राइब्स के हेड होते थे, वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया करते थे। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर, ठीक है। नेक्स्ट,
डिसाइफरिंग द इंस्क्रिप्शंस। अब ये डिसाइफरिंग इंस्क्रिप्शंस में क्या करेंगे हम, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया जाता है। अभी सबसे पहले जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो दो स्क्रिप्ट की बात करी थी जो जेम्स प्रिंसेप ने जिनको डिसाइफर किया था, एक तो थी ब्राह्मिक और दूसरी थी खरोष्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट की। इस तरह से ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी, देख रहे हो ना, आज तो तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन ये आज का वर्जन है, ये थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो उसको पढ़ करके इनका मतलब ये निकाला गया, ठीक है। सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं ना, इसलिए उनको मैच करके एक एक वर्ड को मैच किया गया, पढ़ा गया, स्टडी किया गया, तब जाकर इसका मीनिंग निकाला गया। Most inscriptions used to write the modern Indian language are derived from the Brahmi। तो क्या कह रहे हैं कि आज के टाइम में ज्यादातर इंडियन लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डिराइव्ड हुई हैं, ठीक है। तो मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकली हुई हैं। बहुत सारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो वाली, ठीक है। सो फ्रॉम द हिंदी लगा लो, हिंदी की क्या स्क्रिप्ट है, देवनागरी है, ठीक है। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो है वो इसी स्क्रिप्ट की इमर्जेंस है। फ्रॉम द 18th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर्स विद द हेल्प ऑफ द इंडियन पंडित, एक यूरोपियन स्कॉलर्स ने इंडियन पंडितों की सहायता से कुड स्टडी द सेवरल मनुस्क्रिप्ट, उन्होंने बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट को पढ़ा, ठीक है, इन बंगाली एंड द देवनागरी कंपेयर्ड विद द लेटर्स। तो उन्होंने बंगाली में भी पढ़ा और उन्होंने देवनागरी में भी इनकी लैंग्वेजेस को पढ़ा, इनके स्क्रिप्ट को पढ़ा, इनके टेक्स्ट को पढ़ा। तब जाकर के जब इन्होंने बंगाली में और इन्हें देवनागरी यानी कि हिंदी को पढ़ा तो उसके जो लेटर्स लिखे हुए थे, इंस्क्रिप्शंस के लेटर लिखे हुए थे, उन्होंने बंगाली में भी एक एक वर्ड को मैच किया। जैसे उन्होंने इंस्क्रिप्शन पर ये लिखा था, ठीक है। अब इस वर्ड को उसमें बंगाली में भी मैच किया कि क्या कोई ऐसा वर्ड बंगाली स्क्रिप्ट में पाया गया है, तो उसका मीनिंग क्या निकला, क निकला। क्या कोई ऐसा वर्ड देवनागरी स्क्रिप्ट में पाया गया है, बिल्कुल पाया गया, तो इसका मतलब क्या निकला, क निकला। तो बंगाली और देवनागरी को स्टडी करने के बाद फिर इंस्क्रिप्शंस के एक एक लेटर को उनसे मैच किया गया, तब जाकर के ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया। स्कॉलर हु स्टडीड द अर्ली इंस्क्रिप्शन समटाइम अज्यूम दैट दे वर इन संस्कृत। तो जब सबसे पहले जब इसको ये पाए गए थे तो उन्होंने सोचा कि ये शायद, यूरोपियंस ने सोचा कि शायद ये संस्कृत में हो, तो पहले उसके लिए पहले हमें संस्कृत सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इसके लिए वो इंडियन पंडितों के पास गए, पंडितों ने उनको संस्कृत सिखाई, उनको बोलना पढ़ना लिखना समझना सब सिखाया। तो फिर उन्होंने जाना कि यार ये तो संस्कृत में नहीं है, ये तो भाषा ही दूसरी है। टाइम वेस्ट किया फालतू में, लेकिन नॉलेज तो मिली ना, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि संस्कृत में लिखे होंगे, ऑल्दो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इनफैक्ट इन द प्राकृत। लेकिन उनको ये पाया कि जितने भी इंस्क्रिप्शन पहले के इंस्क्रिप्शंस थे वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन संस्कृत भाषा में पाए गए थे, नहीं, प्राकृत भाषा में पाए गए थे। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड दिया जाएगा संस्कृत, लेकिन ये संस्कृत नहीं होगा, सही आंसर आपका प्राकृत होगा। It was only after decades of the careful investigations by the several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashoka inscription in 1838। तो अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, 1838 में 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। इनको ये क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे खरोष्टी। ये जो गुचुड़ मुचुड़ देख रहे हो ना, ये सारी क्या है, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट है। देख रहे हो ये क्या लिखा है, नहीं पता मैम, ये क्या लिखा है, ये तो 2 लिखा है, ये क्या लिखा है, ये तो 3 जैसा लग रहा है, तभी तो थोड़ा सा डिसाइफर किया ना। तो ये क्या है, खरोष्टी स्क्रिप्ट है। डिसाइफर इंस्क्रिप्शन में खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कैसे किया गया, खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज टू इंस्क्रिप्शन दैट द, खरोष्टी स्क्रिप्ट को ज़्यादातर ना नॉर्थ वेस्ट में यूज़ किया जाता था, जहाँ से अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले, उसी एरियाज में लोग क्या करते थे, खरोष्टी स्क्रिप्ट को यूज़ किया करते थे। हेयर द कॉइन्स, यहाँ पर एक कॉइन्स पाया गया है जिसपे कि ऑफ द इंडो ग्रीक, जो कि इंडो ग्रीक राजाओं का हुआ करता था, आर फाउंड हु रूल्ड ओवर द, तो जो रूल किया करते थे 2nd से 1st सेंचुरी BC में, जो नॉर्थ वेस्ट में रूल किया करते थे इंडो ग्रीक राजा। तो इस तरह की भाषा, इस तरह की स्क्रिप्ट में उनको इंस्क्रिप्शंस मिले, कॉइन्स वगैरह मिले। दीज कॉइन्स कंटेन द नेम ऑफ द, अब जो ये कॉइन मिले ना जिन पर इस तरह का कुछ लिखा हुआ था, तो ये जो कॉइन्स मिले उन पर ना राजाओं के बारे में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, खरोष्टी में। सो दीज कॉइन कंटेन द नेम ऑफ द किंग, उन
सिक्कों के ऊपर, इन सिक्कों के नीचे राजा का नाम लिखा होता था यहाँ पर, ठीक है, वर रिटन इन द ग्रीक एंड द खरोष्टी। तो जो नाम जिस भाषा में, जिस स्क्रिप्ट में लिखा होता था, तो वो ग्रीक भाषा में लिखा होता था, तो ये थी लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या थी, ये थी लैंग्वेज, और ये क्या है, ये है स्क्रिप्ट, ठीक है। याद रखना बच्चे, स्क्रिप्ट वो होती है जो हमें लैंग्वेज को लिखने का तरीका सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर लिखा सीता, ठीक है, सीता पर स पर ई की मात्रा क्यों लगाई, त पर आ की मात्रा क्यों लगाई, ठीक है। तो ये तरीका जो हमें सिखाती है वो होती है स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो हमें इंडो ग्रीक के जो कॉइन्स मिले जिस पर राजा का नाम लिखा हुआ था, वो भाषा तो थी, लैंग्वेज तो थी ग्रीक, लेकिन स्क्रिप्ट थी खरोष्टी, ठीक है। लेटर प्राकृत वॉज आइडेंटिफाई ऑन दिस, ठीक है। फिर बाद में जब पहचाना गया तो फिर से ये पाए गए कि ये तो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे, ठीक है, ये तो प्राकृत भाषा में लिखे। तो अब बिल्कुल तय हो गया है, बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो गया है कि जो भी इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे वो प्राकृत भाषा में ही ज़्यादातर पाए गए थे, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अलावा ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को लिखने का जो तरीका था ना, वो कैसे था, एक ट्रिक के साथ हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मी है, तो बी से क्या होता है, ब्राह्मी, ठीक है, बी से क्या हो गया, ब्राह्मी। मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ ताकि हिंदी से ही हम लोग ट्रिक बना सकें, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम ब्राह्मी को लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, ब्राह्मी। तो ये ब से स्टार्ट हो रहा है, ब से क्या हो गया, बाएं, और बाएं इंग्लिश में क्या किसको कहते हैं, लेफ्ट को, ठीक है। ये मैं किसको बता रही हूँ, ब्राह्मी, बी से बाएं, बी से ब्राह्मी, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लिखने का तरीका जो होता था वो लेफ्ट से राइट की तरफ होता था, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी उसको बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता था। बाएं किसको बोलते हैं, लेफ्ट को, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जो आज भी हम लिखते हैं ना, यहीं से तो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आकर रुक जाते हैं, फिर नई लाइन से स्टार्ट करते हैं, रुक जाते हैं। तो इस तरीके से जो आज भी हम लिखते हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसकी, खरोष्टी की, ठीक है, खरोष्टी की बात करूं तो खरोष्टी स्क्रिप्ट को उसका ऑपोजिट लगा लो, तो इसको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था। इसको राइट से यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ से, और यहाँ पर रुकते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ रुक जाते थे। तो लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट की तरफ, बस एक को याद रख लेना, दूसरा अपने आप उसका ऑपोजिट कर देना, ठीक है। नाउ डिसाइफरिंग द इंस्क्रिप्शंस अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन देवपिया ऑफन ट्रांसलेटेड बिलव्ड। तो देवपिया का मतलब क्या होता है, देवपिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड, ठीक है, भगवान का प्यारा। और पियदस्सी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, जिसको देखकर अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, पियदस्सी। वो द टाइटल अडॉप्टेड बाय द, ये दोनों ही टाइटल जो थी ये अशोका द्वारा ली गई थी, यानी कि अशोक ने अपने आप को अशोका ना लिखवा करके इंस्क्रिप्शन पर देवपिया और पियदस्सी लिखवाया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर द प्राकृत इन लैंग्वेज। अब फिर से आ गया, ये जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस होते थे वो हमें प्राकृत लैंग्वेज में मिले, एंड मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द, और ज़्यादातर ये जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस होते थे इनको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ पाया गया। आफ्टर द, इनकी जो मतलब प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे, इसकी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, ठीक है। सो आफ्टर द एग्जामाइन ऑल दीज इंस्क्रिप्शंस एंड द फाइंडिंग दैट दे मैच टर्म द कंटेंट स्टाइल, और फिर इनको लिखने का तरीका, लिखा क्या है, कौन से लैंग्वेज में लिखा है, तो ये सब की स्टडी करने वाले कौन होते हैं, एपिग्राफिस्ट होते हैं। कॉइन्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस तरह से इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, एपिग्राफिस्ट कहा जाता है। और have concluded that they were issued by the same ruler। तो जब इन्होंने पूरा इसको स्टडी कर लिया तब जाकर इनको पता चला कि यार ये जो पियदस्सी है और देवपिया है ये तो दोनों एक ही नाम है, और वो नाम किसका है, वो अशोक का है, ठीक है। The limitation of the inscriptions evidences according to the inscriptions देवपिया often translated beloved। अच्छा ये हो गया, ठीक है, issue by the same ruler, ठीक है। तो ये इस तरह की आप देख रहे हो ना, इस तरह की प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था, और जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी वो कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, ठीक है। जो कि इस तरह से इसमें देवपिया, पियदस्सी, ये एक एक वर्ड को जब मैच किया गया फिर पता चला कि ये तो एक ही रूलर है जिसके दो नाम इस तरीके से बताए गए हैं उसमें, राइट। तो ये था हमारा आज का
पूरा का पूरा चैप्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं अपने CUT एग्ज़ाम की। तो अगर आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में जाने का और वाकई में आप सीरियस हैं, देखो इस बार जो 2024 का CUT का एग्ज़ाम होगा ना, वाकई में वो बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, टफ़ होगा। क्वेश्चन पेपर का लेवल भी थोड़ा सा टफ़ आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, क्योंकि बाकी जो 1-2 साल में गए हैं, 2022 में स्टार्ट हुआ था बहुत ईजी आया था, फिर 23 में एक थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया, इस बार थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट आएगा। तो इस तरह से कोई भी आपको डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, इसके लिए आप एक कंप्लीट नॉलेज लेकर जाओ, एक डेप्थ में नॉलेज लेकर जाओ। और ये जिसमें कि आप डेप्थ में नॉलेज लेकर, एक तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अब हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 2 महीने, ठीक है। उन 2 महीने में आप अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है, उन बच्चों की बात कर रही हूँ, पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है और एक अच्छी रिवीजन लेकर जाना था, जिसमें आप बोर्ड एग्जाम प्लस CUT दोनों एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सको, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे CUT के इस महापैक के साथ, जिसका प्राइस है आपका 9349। और इसके अलावा ये हमारा लेटेस्ट बैच है, फ्रेश बैच है, जिसका नाम है निपुण बैच 6799 का, और ये महापैक विदाउट बुक है, तो इसका प्राइस है आपका 8074। लेकिन आपको इतना पे नहीं करना, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो Y489, जिसमें आपको क्लास 12 प्लस CUT दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। महीने रह गए हैं 2, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि या तो आप खुद पढ़ लो 6-6 7-7 सब्जेक्ट, या फिर आप जुड़ सकते हो हमारे इस महापैक के साथ, जो कि आपकी हर बैचेस को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यानी कि एक बार आपने महापैक पे एनरोल कर लिया, इसका मतलब जितने भी बैचेस आएंगे इस तरीके के निपुण, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते चले जाएंगे। CUT के एग्जाम और उसके बाद तक की वैलिडिटी आपकी इन महापैक वालों के पास रहेगी, सारे बैचेस का एक्सेस उनको मिल जाएगा, तो आप महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन है, तो कोई भी मॉक टेस्ट परचेज करोगे उस पर कूपन कोड लगा देना मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी आपको PDF नोट्स वगैरह जो भी कुछ चाहिए होता है, तो वो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फिर वहाँ पर आपको कम्युनिटी पर जाना है, और कम्युनिटी पर जा करके इस तरह से एक्सप्लोर ग्रुप पर जाओगे तो बहुत सारे मतलब टीचर्स की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी बनी हुई है, आप अनीता मैम की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर आपको सारी PDF, सारे सेशन, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, और आपको सेशन कैसा लगा आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, फिर आपको CUT का एग्जाम भी देना है, तो राइट, तो बाकी बच्चों को भी बताओगे तो थोड़ा सा सोशल वर्क भी कर लिया करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि कोई डाउट है, या फिर शेयर करना है आपको ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में, बताना है कि यार तुम यहाँ पर आकर तैयारी कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसको लाइक करना है, ठीक है। अब इस महापैक में कैसे एनरोल करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको जस्ट जाना है कहाँ पर, गूगल पर, ठीक है। गूगल पर टाइप करना है आपको, क्या गूगल पर टाइप करना है आपको अड्डा 24/7। तो जैसे आपने अड्डा 24/7 टाइप करोगे तो वहाँ पर सर्च इंजन पर अड्डा 247 टाइप किया, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया, तो जैसे आपने ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे यहाँ पर अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम आएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कर लेना, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम पर। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी बैच यूज़ कर सकते हो। कूपन कोड सेम रहेगा Y489, जाकर के इसको लगाना, मैक्सिमम डिस्काउंट पाना। अब मुझे महापैक लेना है या फिर मुझे ये निपुण बैच लेना है, तो निपुण बैच में भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन क्या करना है आपको, इसके लिए एनरोल करना होगा। इस पर Y489 कूपन कोड लगाओगे, Y489, ठीक है। Y489 कूपन कोड लगाओ, अप्लाई करो, और अप्लाई करते ये आपका कोर्स देखो कितने का हो गया है, 6639 का। तो जल्दी से जाइए, अभी से अपनी प्रिपरेशन को कर दिए बूस्ट, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्जाम के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन, हर चीज़ की प्रिपरेशन करके जाएँ। तब जो पढ़ोगे वो ऊपर से जल्दी से पढ़ोगे, और अभी से आपने तैयारी कर दी तो एक डेप्थ में नॉलेज लेकर जाओगे। ऊपर से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई चीज़ आपसे स्किप हो जाएगी, कोई चीज़ आप गलत लगा कर आओगे तो एक गलती पर आपके 6 नंबर कट जाएंगे, 6 नंबर पीछे हो जाओगे, 4 से 5 करोगे बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। इसलिए ऐसा रिस्क मत लीजिए कि आप अपने ड्रीम से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएं, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।